मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। तो ये मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए कि हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को कैसे शुरू करेंगे और कैसे अपने एंड तक क्या करेंगे, पहुँचाएंगे। इसमें से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि तैयारी करनी है। बहुत से लोग डायलेमा में भी होंगे कि तैयारी करें या ना करें। जरा देखते हैं सर क्या बताते हैं, किस तरह बताते हैं। तो कई तरह के लोग, मैं मान के चल रहा हूँ, कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्री मेंस तक पहुंच चुके होंगे, जिनका कुछ नंबरों से रह गया होगा। तो अलग अलग तरह के लोग होंगे। तो हम सबसे हर तरह के लोगों से टारगेट करके अपनी बात करेंगे। जब हम अपनी बात करेंगे तो इसमें 4 पार्ट होंगे, 4 पार्ट में हम अपनी बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप धैर्य बनाकर थोड़ा सपोर्ट भी करें कि हम लोग अपनी बात क्रमशः शुरू करें और एक कंक्लूजन तक हम उसे क्या करें, पहुंचाएं। पहला पार्ट तो हमारा ये रहेगा कि सिविल सर्विसेज जो है एक करियर ऑप्शन के रूप में क्या है, हमें क्यों चूज करना चाहिए। ऐसा क्यों है कि 10 लाख लोग हर साल एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसमें से सिर्फ 1000 लोग क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो ये दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, अपीयर के हिसाब से देखें। और ऐसा क्या है कि दरअसल अलग अलग फील्ड के लोग, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आईएम अहमदाबाद से एमबीए किए हों, अलग अलग फील्ड के ऐसे लोग जिनका सालाना पैकेज 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वो सिर्फ 40 से 45 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या रीजन है? एज अ करियर अगर हम देखें तो सिविल सर्विसेज को कैसे एक करियर के रूप में हम क्या करते हैं, देखें। दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि आखिर जो सक्सेस और फेल्योर के बीच की लाइन है वो क्या है। वो कौन लोग हैं जो 1000 लोग जो सफल हो जाते हैं, और वो कौन लोग हैं जो बाकी लोग असफल होने वालों की संख्या बहुत ही क्या है, ज्यादा। तो क्या वो उनकी ब्रिलियंसी है इसलिए सफल होते हैं, या कोई और फैक्टर है, कोई और रीजन है जो उनकी सफलता की गारंटी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। और आपके बीच से लोग ही सफल होते हैं। बहुत बार हम ये उनके बारे में मानते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा लोग होंगे, कुछ एक्स्ट्रा ब्रिलियंसी होगी, कुछ ऐसा उनके अंदर होगा जो आम लोगों के बीच में या आम लोगों में नहीं पाया जाता होगा। फिर भी कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो हमें खींचता है, उनकी तरफ ले जाता है और हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हमें भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दूसरा डायमेंशन हम इस बात पे करेंगे कि फेल्योर और सक्सेस के बीच की लाइन क्या है, क्या हम तय कर सकते हैं, क्या कोई मानक है, स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करें तो हमारे सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर उन मानकों का पालन ना करें तो फेल्योर के चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो तीसरा पार्ट होगा आपकी स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी मतलब होता है कम समय में, कम लागत में और कम प्रयास में हम कैसे सफल। यूपीएससी के साइट पे जाइएगा, पिछले 10 सालों का डेटा है। पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने वालों की संख्या लगभग एवरेज 52% है। 52% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं और बाकी में 48% में सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट की संख्या आती है। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और पिछले साल तो आपने देखा होगा टीना डाबी, नाम सुना होगा, 21 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में पूरे इंडिया में उनका स्थान कौन सा आया, पहला आया। तो दरअसल ये जो जो लोग पहले अटेम्प्ट में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से मंगल ग्रह से आए, ऐसा नहीं। दरअसल उनके पास एक ऐसा रोड मैप है जहां से उन्हें पता है कहां से शुरू करना है और उन्हें पता है कि कहां पे क्या करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग मेहनती नहीं, हम लोग हार्ड वर्किंग नहीं। पर प्रॉब्लम सोचिए कि अगर आपका कोई फ्रेंड ये कहे
कि हम भी अलीगंज सर की क्लास वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं और हम आना चाहते हैं, हम सीतापुर से आए हैं, बताइए कैसे पहुंचे। तो आप क्या कहेंगे? पहले पॉइंट पर आप पूछेंगे कि इस समय तुम्हारी लोकेशन क्या है। मान लिया वो कहता है कि हमें अपनी लोकेशन पता ही नहीं है, बस ऐसा ही बताया कि यहाँ भीड़ भीड़ खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? यार लखनऊ में भीड़ हर जगह क्या है, खड़ी। तुम पहले एग्जैक्ट अपनी लोकेशन बताओ, तब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा रास्ता क्या है। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, हम भीड़ को देख रहे हैं, चारों तरफ लोग तैयारी करने वाले लोग लगे हुए, कभी हम अपना मूल्यांकन नहीं करते, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करते कि हम दरअसल बेसिकली कहां खड़े हैं और कहां से लेकर फिर कहां तक की यात्रा हमें क्या करनी है। और अगर आपका रोड मैप सही नहीं हुआ, आपकी दिशा सही नहीं हुई, तो हो सकता है एफर्ट्स बहुत करें लेकिन अंतिम में सफलता की कोई चांसेस ना। और लास्ट पार्ट में हम आपकी क्वेरीज लेंगे। कई लोगों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होंगी, कई लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम होंगी, कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ लोग पीजी कर चुके होंगे। तो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम में हम आपकी क्वेरीज एक एक करके लेंगे और आपसे एक एक करके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और हो सकता है जो आपकी बात हो उसमें से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम यहीं पर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, उन्हें एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना। तो कुल मिलाकर इतने उसमें हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। पहला पार्ट हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज एज अ करियर अगर हम देखें तो दरअसल ये करियर हमें किस रूप में दिखाई देता है और क्या इस करियर को हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करियर अगर चूज ही नहीं करेंगे, डिसाइड ही नहीं करेंगे कि ये करियर वाकई लेना चाहिए, तो आप जो भी एफर्ट्स करेंगे वो हाफ हार्टेड होगा, पूरे मन से समर्पित होकर आप कभी प्रयास करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस करियर को लेने के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत ही क्या है, जरूरी। जरा देखते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है जॉब और एक होता है करियर। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो हमें ये समझना। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि जॉब निकली है, आपस में हम लोग बातचीत करके करते हैं, क्या कहते हैं कि हमें जॉब प्राप्त करनी है, हम जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो ये बात करते होंगे कि हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपने करियर पर क्या करना है, विचार करना है। जरा समझते हैं इनके बीच के जो डिफरेंस पॉइंट है, वो डिफरेंस पॉइंट दरअसल क्या है। एक समाजशास्त्री थे मैस्लो हैजबर्ग, उन्होंने इंसान के जीवन के 3 चरण बताए और कहा है कि इन 3 चरणों में व्यक्ति अपने जीवन को क्या करता है, बिताता है। पहला फोकस उसका रहता है कि वो अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए लगातार क्या करता है, कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसको इतना पैसा मिल जाए कि वो अपनी जरूरतें क्या कर सके, पूरा कर सके। जरूरतें मतलब क्या है, वही रोटी कपड़ा और मकान। और जब फिजिकल नीड में सोचता है तो यहीं से उसके मन में क्वालिटी लाइफ की बात है। वो सोचता है कि हमारी लाइफ जो है वो क्वालिटी हो, यानी हमारे पास अगर शर्ट हो तो एक नहीं हो 10 हो, हमारे पास गैजेट हो तो सैमसंग का नहीं i7 हो, यानी उसके जीवन में जो भौतिक चीजें हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट करने की, इकट्ठा करने की क्या करता है, कोशिश। तो वो जॉब खोजे या कुछ खोजे, जब पहला आपके दिमाग में होता है, आपके पिताजी भी कहते होंगे कि बेटा पहले आईएएस बनने से पहले कुछ ऐसा कर लो कि तुम कम से कम सरवाइव, अपना अस्तित्व क्या कर सको, सुनिश्चित कर सको। ये जो हम करते हैं, ये अपनी फिजिकल नीड को हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कोशिश। सेकंड स्टेप में वो कहता है कि इंसान अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। वो दरअसल सोचता है कि कैसे उसकी सोशल नीड पूरी हो। और सोशल नीड को हैर्जबर्ग क्या कहता है कि जो मानवीय आकांक्षा है, ह्यूमन एस्पिरेशन है, ये ह्यूमन एस्पिरेशंस, जो मानवीय आकांक्षा है, 3 चीजों से इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती। जरा अपने को ही आप सोचिए कि हम क्या ऐसा करते हैं कि नहीं। पहली चीज तो वो चाहता है कि उसे सही माना जाए, टू बी राइट।
वो हमेशा क्या चाहता है कि उसे सही माना जाए। इसलिए आप देखिए, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो कई बार अपनी बात को गुस्से से, जोर शोर से, नाराजगी से भी प्रकट करते हैं। किस लिए प्रकट करते हैं? कि लोग आपको गलत ना समझें, जो आप कह रहे हैं वो दरअसल बात बिल्कुल क्या है, सही। दूसरा, वो चाहते हैं उन्हें लाइक किया जाए, यानी उन्हें क्या किया जाए, पसंद किया जाए, जिसको आप कहते हैं सोशली रिकॉग्नाइज्ड करना। मतलब कि लोग जाएं जहां भी तो लोग उन्हें पसंद करें, उनका वेलकम करें और कहें अरे भाई साहब आइए आइए बैठिए। इस तरह की चीज हमारी रहती है कि हम पसंद किए जाने के लिए क्या करते हैं। और तीसरा, हम तो हमें मन में आता है वीआईपी दर्शन हो जाए, यानी लोगों की भीड़ से हमको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया। हम कहीं भी जाते हैं तो हम नहीं चाहते हमें लाइन लगाना पड़े, हम चाहते हैं कि हमारा काम आसानी से क्या हो जाए, हो जाए। यानी हमारे अंदर विशिष्ट होने की, प्रिविलेज्ड होने की अपनी एक भूख होती है, और हमें लगता है कि हमारी ये भूख कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। और तीसरे लेवल पे जो होता है, जो तीसरा फेज होता है, वो तीसरा फेज होता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये गांधी है, ये मान सम्मान इनसे क्या है, परे है। ये अपनी नीड से क्या है, परे है। इन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए पूरी तरह से क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया। ये कोई काम इसलिए नहीं करते हैं मार्टिन लूथर किंग या इस तरह के लोग कि उन्हें समाज सम्मान देगा। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं का बोध है, स्वयं को जानने का मौका मिला है, और उन्हें पता है इस जीवन को समाज के लिए समर्पित करेंगे तभी उनके अपने होने का एहसास क्या होगा, सुनिश्चित। यानी जो तीसरा फेज है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या होता है, फेज होता है। जॉब जो होता है, कहा जाता है, वो दरअसल जब आप काम ढूंढते हैं तो वो क्या है, केवल किससे रिलेटेड है, आपकी फिजिकल नीड। आप एमबीए करके जॉब करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं और 30,000 40,000 रुपए की नौकरी प्राप्त करते हैं, तो वो करियर आपका नहीं है, वो आपका क्या है, जॉब। उससे आपकी नीड पूरी हो जाए, उससे आप जुगाड़ करके, लोन लेके, क्रेडिट पॉलिसी लेके 2 कमरे का मकान, 2 BHK फ्लैट ले लेंगे, एक मारुति गाड़ी ले लेंगे, और जो जरूरती की सामान होगी उन्हें आप पूरा करने की क्या कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। लेकिन जहां तीनों हो, ये जो तीनों फैक्टर साथ में हो, उसे हम कहते हैं करियर। यानी जहां पर आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि क्वालिटी लाइफ भी हो और +3P भी होता है। 3P का मतलब हुआ कि आपके पास पावर भी होता है, आपके पास प्रिविलेजेस भी होता है, और आप जीवन में प्रेस्टीज भी अर्जित करना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि समाज में आपको क्या हो, सम्मान भी मिले, और समाज आपको क्या करे, पहचाने। इन तीनों का अगर समागम देखें तो भारत में इसको पूरा करने का सबसे बेहतर माध्यम किसी भी जॉब के सापेक्ष अगर आपको मिलेगा तो कहां मिलेगा, सिविल। इसीलिए देखिए, 50,000 रुपए की नौकरी, आपके सामने एग्जाम्पल, इसी ध्येय आईएएस के पिछले साल, कई लोग पुराने होंगे जानते भी होंगे, सौरभ गहरवार, एम्स से उन्होंने एमबीबीएस किया। एम्स दुनिया, इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में, उन्होंने एम्स से ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एम्स में पीजी करना भी जानते होंगे कि कितना क्या है, डिफिकल्ट। फिर यूएस से उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा डिग्री जो होती है उसमें पीजी के बाद वो ली। फिर सिंगापुर के हॉस्पिटल में, आपको याद होगा निर्भया एक केस हुआ था, तो जिस हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया था या उनका इलाज हुआ था, उस हॉस्पिटल में जो एशिया के नंबर 1 हॉस्पिटल में आता है, वहां उनको जॉब मिला, और उनकी सालाना पैकेज 2 करोड़ रुपए के आसपास थी। उनकी पत्नी भी एम्स से एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, साथ ही में जॉब कर रही हैं। अब सोचिए दोनों का पैकेज कितना हो। फिर भी वो जॉब छोड़ के आए, और जॉब छोड़ के आए और यहां पर सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया।
पिछले साल पहले अटेम्प्ट में 46 रैंक आई और उत्तराखंड काडर में उनका क्या हुआ है, सिलेक्शन। उनसे इंटरव्यू वालों ने भी पूछा और हम भी अक्सर पूछते थे, वो कौन सा फैक्टर है कि जो आपको प्रेरित करता है कि आप अपने 2 करोड़ रुपए की वाइट इनकम को, याद रखिएगा अगर आप आईएएस बन जाएं तो आपकी तनख्वाह तो 50-60 हजार रुपए से शुरू होगी। आप अगर चोरी बेईमानी ना करें तो 2 करोड़ रुपया सालाना इकट्ठा करना तो संभव ही नहीं है, और वो भी सिंगापुर जैसी लेविश लाइफ को जीना, वो भी इंडिया में संभव नहीं। तो उसका कहना क्या था, और यही बात उसने इंटरव्यू में बताई कि सर काम खुद करके मैं बहुत खुश भी हूं, जॉब भी मेरा बहुत नोबल है, बहुत अच्छा जॉब है, मैं लोगों के जीवन को बचाता हूं। लेकिन जब मैं अपने गांव जाता हूं और गांव में देखता हूं, जौनपुर जिला है यहीं के यूपी का, आप लोग जानते होंगे, और जब देखता हूं कि उस गांव में लोगों में बड़ी हताशा है, निराशा है, लोगों के अंदर कोई उम्मीद नहीं है, इस निराशा में मेरे जौनपुर जिले के ज्यादातर बच्चे अपराध की लाइन में क्या हो रहे हैं, चले जाए। तो मैं चाहता हूं मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जो लोगों के जीवन में जो हताशा और निराशा है उसको दूर कर पाऊं, जिससे अपने होने का एहसास मेरे अंदर क्या हो, क्रिएट। और जब मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता था, तो मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं राजनीति में आता, जो मेरे जैसे डॉक्टर के लिए संभव नहीं है, तो दूसरा विकल्प था कि मैं सिविल सर्विसेज में आता, इस उद्देश्य से कि मैं किसी बच्चे के जीवन में हताशा नहीं आने दूंगा, मैं उसके जीवन में उम्मीद बनकर कहीं ना कहीं क्या होऊंगा। और जाहिर बात है कि उसने उस जॉब को भी छोड़ के अपने करियर ऑप्शन के लिए सिविल सर्विसेज को क्या किया। तो अगर जाहिर बात है, अगर ये बात है, तो एग्जाम फिर बहुत टफ भी है। अगर इंडिया के सबसे बेस्ट ब्रेन इस दिशा में आकर्षित हो रहे हैं, जो आईआईटी के इंजीनियर से लेके एम्स के डॉक्टर से लेके अगर हर तरह के फील्ड के लोग हैं, तो जाहिर बात है ये एग्जाम बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है, बहुत ही क्या है, टफ। और डिफिकल्ट और टफ है तो जाहिर बात है कि आपको भी सोचना होगा कि आखिर वो कौन सी लाइन है जो सफलता को तय करती है, और आखिर वो कौन सी लाइन है जो लोगों की असफलता को क्या करती है, तय करती है। तो जरा देखते हैं कि आखिर सफलता और असफलता के बीच की जो लाइन है, वो लाइन दरअसल किस रूप में हम क्या करते हैं। अपने 15 साल के एक्सपीरियंस पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 3 तरह के स्टूडेंट देखे आते हैं। अपना अपना फेस देख लीजिएगा इसमें किस तरह के स्टूडेंट आते, और इसी से तय होगा कि आप सफल होंगे लाइफ में या असफल होंगे। एक तो हैं जो बिगिनर्स, बिगिनर्स मतलब जिन्हें कुछ पता नहीं है, बस एक आकांक्षा है, बचपन में सुनते आए हैं कि तुम कलेक्टर बन सकते हो, तो उन्हें पता नहीं कलेक्टर क्या कलेक्ट करता है, उन्हें ये नहीं पता है, बट ये लगता है कि हमें भी कलेक्टर बनना चाहिए। जब हम हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर पाते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि बेटा तुम आईएएस बनोगे। तो बचपन से किन्हीं ना किन्हीं रीजन से उनके मन में एक विचार है कि हमको क्या करना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए। तो बिल्कुल बिगनर्स हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी नहीं है, पर वो फिर भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद कोचिंग में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले और या कहीं और गाइडेंस मिले जिससे कि वो क्या हो, सफल। दूसरा फेमिलियर्स, ये लोग नए नहीं हैं, इन्होंने 1-2 साल तैयारी के अपने क्या कर दिए हैं, दिए। उन्हें प्लस माइनस पता है, उन्हें पता है कि पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो किस रीजन से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम बिगनर्स की प्रॉब्लम से बिल्कुल ही क्या होती है, अलग। ये अगर इस इंस्टीट्यूट आते हैं तो इनका माइंडसेट भी अलग होता है, ये आपसे अलग एक्सपेक्टेशन करते हैं, चाहते हैं अलग चीजें इन्हें क्या की जाएं, बताए। और तीसरा होते हैं जो थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, इंटरव्यू तक बार बार पहुंच जाए और 1 या 2 नंबर से बार बार वो पीछे हो जाते हैं, तो इनकी सोच, इनकी साइकोलॉजी और स्टूडेंट से बिल्कुल क्या होती है, अलग। इसमें मैं मान के चलता हूं इसमें थ्रेशोल्ड वाले लोग शायद ही होंगे जो बार बार इंटरव्यू पहुंच रहे होंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, किसी को बुरा ना लगे, जिसे लगता है कि फिर हम कोई 2 आदमी 4 आदमी हाथ उठा देता है तो फिर लगने लगता है कि ओहो हम तो, हमारा संभावना नहीं है।
तो उनसे आशा है कि वो हमसे अलग से मिलेंगे, अलग से बात करेंगे। उनकी भी अपना एक साइकोलॉजी है, अपना एक मनोविज्ञान है, और उस हिसाब से वो क्या करते हैं, डिसीजन ले। हमारा मानना है इस क्लास में ज्यादातर लोग बिगिनर्स होंगे, या इस क्लास में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1-2 साल किसी न किसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। पहले जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग बिगनर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं जानता था कि 50, 60, 70% लोग होंगे जो बिल्कुल क्या होंगे, बिगनर्स। अब जरा देखिए इनकी प्रॉब्लम समझिए क्या है। बिगनर्स में दो तरह के स्टूडेंट था। एक तो आते हैं कंपल्सन से। कंपल्सन मतलब वो खुद नहीं चाहते, बल्कि उन्हें चाहने के लिए मजबूर किया जाता। दरअसल वो अपने माँ बाप की अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। वो चाहते नहीं कि आईएएस बने, उनको लगता है यार हम एमबीए कर लेते तो ये कर लेते, अच्छी जॉब हो जाती, अच्छी लाइफ स्टाइल। वो आम बोलचाल के जीवन में बिंदास जीवन जीना चाहते, पर शायद माँ बाप की अधूरी आकांक्षाएं जो उन्होंने कभी थी, उनको ये मजबूर करती हैं, प्रेशराइज करती हैं कि तुमको आईएएस ही बनना है, जिसके लिए जितना पैसा जरूरत होगे देंगे, बेटा बस एक बार मेरे सपने को पूरा कर। बच्चा सोचता है आपका सपना तो पूरा हो जाएगा, मेरा सपना क्या होगा, मैं कैसे अपने सपने को आगे बढ़ाऊंगा। तो वो स्टूडेंट जो कंपल्सन में होते हैं, वो दरअसल कहीं ना कहीं उनके मन में केवल यही बात होती है कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, कोचिंग करना। यानी वो कोचिंग करने के लिए आते, सेलेक्ट होने के लिए नहीं आते। उनके मन का द्वंद बड़ा स्ट्रांग होता है, उनको लगता है ये भी कर लिया जाए। वो फादर को, मदर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, मैं तो जो जो सामान्य अनुभव 15 सालों का है उसके आधार पे लोगों को बता रहा हूं। तो वो कोचिंग करने आते, सेलेक्ट होने के लिए उनका उद्देश्य नहीं। उनको लगता है शायद कोचिंग में या विनय सर के पास कोई जादू की छड़ी हो जो घुमाएंगे और हम अपना आप डीएम लखनऊ के रूप में क्या हो जाएंगे, पोस्ट हो जाएंगे। तो अगर विनय सर के पास जादू की छड़ी होती तो पहले अपने भाई भतीजों पर उन्होंने क्या किया होता, घुमाया होता। और बाहर वालों को क्यों आईएएस बनाते, अपने रिश्तेदारों को ही सबको आईएएस बना दिए होते और सभी से तय कर दिए होते कि 20-20 हजार रुपए महीना हमको भाई क्या करना, देना। अपने रिश्तेदार भी आईएएस बन जाते और हमारा काम भी आसानी से क्या हो जाता, हो जाता। तो अगर विनय सर के रिश्तेदार आईएएस नहीं बने तो ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये आपकी क्षमता है आईएएस बनने की, टीचर की क्षमता नहीं। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि एक सुना होगा, होता है कोल्हू का बैल, बड़ी मेहनत करता, सुबह से शाम तक बेचारा मेहनत करता ही रहता, अंतिम में थक कर शाम को क्या हो जाता है, सो जाता है। और एक होता है, सुना होगा आपने, लंबी रेस का घोड़ा। ये जो घोड़ा दौड़ता है उद्देश्य के लिए दौड़ता है, पर्पज के लिए दौड़ता है। वो जानता है कि अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। बस प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये घोड़ा थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाए, अपने ओरिजिनल पॉइंट से सिर्फ थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो, तो ये डिफ्लेक्शन कब उसे अपने लक्ष्य से दूर कर देगी उसे पता। तब उस पर एक जॉकी बैठाया जाता है, देखा होगा ना, जॉकी जो उसकी लगाम को पकड़े रहता है और वो उसे लक्ष्य की तरफ क्या करता है, प्रेरित करता है कि वो लक्ष्य की तरफ जाए। तो दांव घोड़े पे लगाया जाता है। कभी सुना है जॉकी पे दांव लगाया जाता है? नहीं। दौड़ता भी घोड़ा है, चलता भी भागता भी घोड़ा है। और अगर घोड़ा ही लंगड़ा हो जाए, क्षमतावान ना रहे, तो चाहे जितना बेहतर जॉकी हो उसे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं। तो विनय सर एक जॉकी हैं और देखिए भारी भरकम है, तो कंट्रोल करके रखते, वो लगाम को थामे रहते। उन्हें पता है कि इसको डिफ्लेक्ट नहीं होने देना, अपने लक्ष्य से इसको मुड़ने नहीं देना है। और वो आपकी क्षमता पर ही विश्वास करते हैं, आपको ही प्रेरित करते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कितनी तेजी से क्या हो। तो जो लोग ये सोच के आते हैं कंपल्सन में, वो कोचिंग पे भरोसा करते हैं और कोचिंग उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती।
दरअसल वो साल 2 साल 3 साल काम करते रहते हैं, बार बार क्लासेस करते हैं, कभी इन लखनऊ करेंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, पर अंतिम में कोई रिजल्ट निकलने वाला उनका नहीं होता। और ये फ्रस्ट्रेशन और कुंठा कई बार समाज में लोगों को पता चलती है, और कई बार पेरेंट्स के साथ भी उनका फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। तो पहले तो आपको विचार करने की जरूरत है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते। इस प्रश्न का उत्तर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देगा। इस प्रश्न का उत्तर आप शीशे के सामने खड़े होकर देंगे कि दरअसल हम आईएएस बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते। दूसरा होता है कंपल्सन के अलावा दूसरी चीज जो होती है वो होती है पैशन। कुछ लोग माँ बाप के लिए नहीं आईएएस बनना चाहते, वो अपने लिए आईएएस बनना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि यही एक बेहतर करियर है और इसी बेहतर करियर को हमें क्या करना है, चूज करना। ये जो पैशन से लोग आते हैं, ये इनमें कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ इसमें क्या होती हैं, इनकी अपनी कमियां। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ इनमें क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं, ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं, नए नए होते हैं, 20-21 साल उम्र होती है तो ऊर्जा बहुत होती है, और बस ये चाहते हैं कि सर कुछ बता दें कि तुरंत उसको क्या कर डालें, कर डालें। तो ये सही है, तो पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव बात। और दूसरा, ये लर्नर होते, इन्हें कोई भी कुछ सिखाता है तो सीखने के लिए सदैव क्या रहते हैं, तैयार। ये पॉजिटिव नोट से काम करते हैं, इनको लगता है कि कुछ अच्छी बात इन्हें बताई जाए, समझाई जाए तो ये काम करने के लिए तुरंत क्या हो जाएंगे, तैयार। पर इनकी नेगेटिव बात क्या होती है। पहली बात तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के क्या हो जाते हैं, शिकार। वो कैसे, जरा समझिए। ये सिविल सर्विसेज का पेपर देखते हैं तो सिविल सर्विसेज का पेपर का पैटर्न ऐसे बनाया जाता है कि 40% से लेके 45% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट जनरल अखबार रोज पढ़ता हो, 12th तक की उसने थोड़ी बहुत प्रॉपर स्टडी कर रखी हो, अवेयर हो, अपने आसपास की घटनाओं से अवेयर हो, तो 40 से 45% क्वेश्चन वो क्या कर लेता है, कर लेता। दूसरा होता है 30 से 35% क्वेश्चन जहां डेप्थ स्टडी की जरूरत, जहां ज्ञान सतही नहीं होना चाहिए, जहां बहुत ही जरूरत किसकी होती है, डेप्थ। और लगभग 10 से 15%, 20% तक क्वेश्चन होते हैं कि जो पेपर सेट करने वाला ही उसका उत्तर जानता है और कोई माई का लाल उसका उत्तर नहीं देता। 3 तरह के क्वेश्चंस क्या करते हैं, बनाए। अभी जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अच्छे होते हैं पढ़ने में, ये आते हैं तो देखते हैं कि 100 में से 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं प्री में, तो 40 से 45 क्वेश्चन उनको देखने में लगता है कि इसमें से 25 से 30 ये कर लेते हैं, और इनको लगता है कि ये क्वेश्चन भी सुना हुआ है, कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ है। तो बस इनका आत्मविश्वास अब हिलोरे मारना क्या करता है, इनको लगता है हट से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोचिंग कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, और तुरंत ये सोचने लगते हैं कि अपनी पोस्टिंग हम कहां कराएं। अब इनकी बात पोस्टिंग तक पहुंच जाती है, ये चर्चा करने लगते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, देखो हम नागालैंड काडर मिलेगा तो भाई हम नहीं जाएंगे, या तो यूपी मिले या यूपी के अगल बगल का कोई काडर मिले तब तो जाएंगे, हम नागालैंड या बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इन्हें पता नहीं होता है इस 30 से जितनी आप लैडर पे ऊपर जाओगे, स्पेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, स्थान वहां पर क्या होने लगते हैं, कम। ये जो अगले 30 से 35% हैं, इन्हें आपकी याद रखिएगा, 40 क्वेश्चन आप किसी भी सीनियर से पूछिए, हमेशा सिविल सर्विसेज में कर लेता, और सिलेक्शन होता है 100 में 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन पे आप सेलेक्ट हो जाते हो, और 40 क्वेश्चन 80% बच्चे क्या कर लेते हैं, सॉल्व। हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन पे कम से कम 20-20 हजार स्टूडेंट होते हैं, वहां पॉइंट माइनस मार्किंग होती है, पॉइंट में नंबर होते हैं,
हर एक पॉइंट पे 20,000 25,000 बच्चे क्या होते हैं। तो जितना ऊपर जाएंगे तब पता चलता है कि सर का पसीना नीचे तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टिंग में ही ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और ये फिर पढ़ाई से ज्यादा और जगहों पर कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्लास में डिस्कशन और उन चीजों का डिस्कशन जो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, बल्कि ये उनके ध्यान को डाइवर्ट करने में बड़ी भूमिका क्या करता है। तो पहली चीज तो क्या होती है इनके साथ ये। दूसरी, और इन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी ने बता दिया। तो कभी ये नहीं सोचते कि इकोनॉमिक्स तो बैंक पीओ वाला भी पढ़ रहा है, बैंक पीओ का एग्जाम देंगे वहां भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। एनडीए सीडीएस का एग्जाम दीजिए वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। आप एसएसबी या एसएससी का एग्जाम दीजिए वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। वो कभी ये नहीं सोचता कि एक आईएएस के लिए इकोनॉमी का क्या मतलब है और एक बैंक पीओ के लिए इकोनॉमी का क्या। सिविल सर्विसेज में इकोनॉमी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो प्लान बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कि आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, उस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या आती है और उन प्रॉब्लम को कैसे क्या किया जाए। तो उनका इकोनॉमिक्स है पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। मनरेगा है तो कैसे चल रही है, मनरेगा और पहले की योजना थी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उनमें क्या अंतर है और किस तरह की योजनाओं को लागू किया जाए कि राइट टू वर्क कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के दायरे में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हर युवा को काम का अधिकार मिल सकता है कि नहीं। पर क्या बैंक पीओ वाले को यह जरूरत होती है? बैंक पीओ वालों को क्या है, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है। आईएएस के लिए जरूरत क्या होती है कि बैंकिंग सेक्टर क्या ऐसे काम करता है कि गांव के सबसे पिछड़े व्यक्ति को भी बैंक की सुविधाएं मिल जाए, ये उसका पर्पज। लेकिन एक बैंक पीओ वालों को जरूरत है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर को सर्वाइवल पे लाया जाए और कैसे कंपटीशन में उसको सर्वाइव करने के लिए हम क्या करें। ये जो स्टूडेंट होते हैं ये पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ डालते हैं और फिर बाहर माँ बाप से कहते हैं बहुत कठिन एग्जाम होता है। इन्हें डिफरेंशिएशन नहीं पता चलता क्योंकि ये विचार नहीं करते, ये आइडिया क्रिएट नहीं करते, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचते हैं और इसलिए जो पढ़ाई कम थी वही पढ़ाई इनके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाती है। तो आगे बताएंगे धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में इनका गिरना क्या होता है शुरू। दूसरे फेज में हमने कहा वो स्टूडेंट होते हैं दूसरे फेज में वो स्टूडेंट होते हैं जिनके मन में ये रहता है कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें और ये इस पे विचार करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये गेस करते रहते, 8 घंटे की पढ़ाई होगी कि 10 घंटे की पढ़ाई होगी। कई लोग तो ये भी बता देते हैं कि इसमें 18 घंटे की पढ़ाई चाहिए। और अगर आप पुराने किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो यही बताएगा कम से कम 18 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। और ये आईएएस के बारे में बड़ी कहावतें भी प्रचलित कि एक आदमी था वो चुरकी बांध लेता था और उस पे पंखे पे और उसको नींद आती थी तो वो जग जाता था। ये बताइए जो 18 घंटे पढ़ेगा 2-3 घंटे फ्रेश होने और बाकी चीजों में जाएगा, अगर 3 घंटा अगर सोएगा तो उसे मानव नहीं महामानव की श्रृंखला देनी चाहिए। लेकिन हम एक कहावतों में, चूंकि एग्जाम बहुत टफ है और लोगों को पता ही है कि 10 लाख लोगों में अगर 1000 लोग हैं तो जाहिर बात है कि बहुत एग्जाम क्या है, टफ है। तो इनके बारे में कहावतें बड़ी प्रचलित होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि इस पे लगाया करते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए उससे सिलेक्शन होगा, सुबह पढ़ा जाए कि शाम पढ़ा जाए। ये अलग अलग डिवीजन को चेक करने के चक्कर में रहते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम उसी में क्या करते हैं। तो दूसरी बैकग्राउंड इनके क्या होती है ये। और तीसरी प्रॉब्लम होती है इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर। कुछ लोग इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए ये, और कुछ लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले। दोनों प्रॉब्लम में रहते हैं।
टेक्नोलॉजी वालों को लगता है कि हिस्ट्री पॉलिटी हमको कब समझ में आएगी और कैसे समझ में आएगी, और जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या जीवन में समझ में आएगी भी कि नहीं आएगी। दोनों माँ बाप को ब्लेम करते। जो ह्यूमैनिटीज वाला है वो अपने पापा कहता है क्यों नहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया, और जो टेक्निकल वाला है वो ये कहता है कि जब आईएससी बनाना था तो आईआईटी फाईआईटी की तैयारी हमसे आपने क्यों कराई। इन्हें पता नहीं होता है कि दोनों की अपनी स्ट्रेंथ है, दोनों की अपनी वीकनेसेस है, और अपनी वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की हमें क्या करनी है, कोशिश। तो बहुत से लोग क्या होते हैं इसमें परेशान। अब ये जो बच्चे हैं, जो पैशन है, जिनके पास एनर्जी भी है, ये क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम में आदमी फंसता है तो किसी न किसी की शरण में क्या होता है, जाता है। शरण दो लोग देते हैं, एक तो देते हैं जो इनके सीनियर्स, और दूसरा देते हैं कोचिंग वाले, विनय सर जैसे लोग। दो लोग इनको शरण में क्या करते हैं। सीनियर्स में दो तरह के सीनियर्स बहुत हैं। एक जो इंटरव्यू तक पहुंच जाते, माना जाता है कि आईएएस वाला व्यक्ति, आम लोगों की धारणा क्या है कि वो पृथ्वी का प्राणी नहीं है, मंगल ग्रह से क्या है आया, महाज्ञानी आदमी। तो जो मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, इंटरव्यू तक अगर पहुंचे हैं तो बुद्ध तक तो क्या हुए होंगे, वो भी पहुंचे होंगे। तो उन्हें भी हम मान के चलते हैं, और लखनऊ और छोटी जगहों पर ये चेतना ज्यादा है। उन्हें लगता है नहीं, जो इंटरव्यू तक पहुंचा है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञान का बहुत बड़ा क्या है। तो जो नया बच्चा है वो उनकी शरण में क्या होता है, पहुंचता। और दूसरे होते हैं जो सेलेक्टेड, मीडिया में, प्रतियोगिता दर्पण में, अलग अलग मैगजीन्स में अपना क्या देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपने 100 मीटर की रेस देखी होगी, उसमें कौन जीतता है और कौन हारता है, उसके बीच में लाइन बड़ी सी क्या होती है, पतली। अगर घोड़ों की भी रेस देखी होगी तो फोटो फिनिशिंग से पता चलता है कौन जीतेगा और कौन नहीं। इंटरव्यू और सेलेक्टेड स्टूडेंट में डिफरेंस बहुत मिनिमम होता है, न्यूनतम लेवल पर क्या होता है, होता है। किसी एक पेपर में थोड़े से नंबर कम रह गए, या एक क्वेश्चन 60 नंबर का थोड़ा सा गलत हो गया तो एक को 35 मिल गए, उसी क्वेश्चन में किसी को 15 मिल गए। एक इन हो गया और एक क्या हो गया, आउट। जो आउट हो जाता है इंटरव्यू में, पूरी समाज इसे सलाह देने के लिए क्या हो जाती है, उधर जाती। घर वाले, पड़ोसी, शर्मा जी सब बताने लगते हैं तुम यार अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो। अब उसे तो पता है एग्जाम में क्या गलती हुई, कहां गलती हुई, लेकिन वो बोल नहीं पाता। कुछ लोग तो उसको बताने लगते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि पिछले साल एक लड़का वहां बाराबंकी का गया था, वो बता रहा था कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ गया, और वहां जैसे ही घुसा तो पूछा कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए। अब वो कैसे बताए कि यूपीएससी में ग्राउंड उस पे ही इंटरव्यू होते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही इंटरव्यू होते हैं, और जब ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं तो सीढ़ियां चढ़ के कैसे गया। लेकिन फिर भी वो सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि सफलता के गुणगान करने वाले बहुत मिलेंगे, और असफलता में हमको चाहे जितना जवाब दें लोग, हम ही पे क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, लगाएंगे। तो वो चुप रहता है, लेकिन वो कुंठित हो जाता है, और कुंठित हो जाता है तो कोई नया लड़का, बबलू मान लिया, इसके पास गया कि सर तैयारी करनी है, तो बस इसको लगता है सारी भड़ास इसी पे क्या करनी है, कहता हाँ तैयारी करने आए हो। तो लड़का कहता है बेचारा बबलू कि हाँ हाँ सर, सोच रहे थे कि हम भी तैयार कर लें, हाई स्कूल इंटर में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे थे। अच्छा अच्छा बेटा, पहला ऐसा तो करो कि तुम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। अब उसे पता नहीं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, तो पूछता क्या कहे, 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर। अब बच्चा सोचता हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इंटर कभी का पास कर चुके हैं, और ये कह रहे हैं हम तो आईएएस सोच के आए थे, ये कह रहे हैं 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी फिर से क्या कर डालो, पढ़ डालो। तो पहला तो उसके मन में संदेह उठता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वो बोलता इसलिए नहीं कि भाई बुध ग्रह से भी आए हैं, ज्यादा सवाल जवाब, और जहाँ चारों तरफ देखता किताबें ही फैली हुई हैं, तो वो ज्यादा सवाल जवाब उनसे नहीं करता है, नोट कर लेता है कि सर कितनी किताबें हैं, तो कहते हैं 72 किताबें।
तो उसे कहता कैसे सब काम चल जाएगा, कहते हैं ना ना पगले, ये से काम थोड़ी चलेगा, ये तो बेस है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा, बेस बनेगा, फाउंडेशन। कहीं उसके बाद सर, उसके बाद ऐसा नोट करो, हिस्ट्री में केसी श्रीवास्तव ले लो, एएन झा, 3 ऑथर्स, 15 नाम एंशिएंट में, मिडवेल में 10 नाम, मॉडर्न में 10 नाम, वर्ल्ड हिस्ट्री में 10 नाम, इंडियन कल्चर में 15 नाम। जब उसने हिस्ट्री की नोट की केवल एक टॉपिक, तो 100 किताबें उसके पास लिस्ट आ गई। उसने डरते डरते पूछा सर हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्होंने कहा 4 क्वेश्चन। हिस्ट्री में देख लीजिए पेपर, 4 क्वेश्चन टोटल आता है हिस्ट्री से। तब पहली बार उसके मन में जो डर है और फियर है वो फिर से क्या होता है कि 172 पहले बेस के लिए, 100 किताबें एडवांस के लिए, टोटल क्वेश्चन आते हैं 4 हिस्ट्री से। उसने कहा सर पॉलिटिक है, यहां बताना शुरू किया। इकोनॉमी तक आते आते ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल इकोनॉमी करते करते उसके पास 2500 किताबों की लिस्ट पहुंच जाती। बल्कि बच्चा कहता सर हो गया, करना अब तुम्हें करंट पढ़ना है, अब तुम्हें करंट, इसके अलावा क्या करना है, ध्यान रखना है। तो करंट में क्या पढ़ा जाए, तो बताते हैं देखो हिंदू पढ़ना क्या करो, ये नहीं बताते हिंदू में क्या पढ़ो, ये नहीं बताते हिंदू को कैसे पढ़ो, किस तरीके, कौन सी चीज हिंदू की हमारे लिए काम की है और कौन सी चीज हमारे लिए हिंदू की काम की नहीं है, ये नहीं बताते, बस कहते हैं हिंदू पढ़ो। उसने कहा काम चल जाएगा, क्या नहीं, बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस लाइन, और फिर वेबसाइट कुछ करनी पड़ेगी, द वायर, इनसाइड, isbaba.com, 15 उनको क्या कर दी, बता। लड़का अंदर अंदर समझ जाता है गलत जगह क्या हो गए हैं, आ गए, ये वाला एग्जाम हमारे बस की बात नहीं है, हमें किसी और चीजों पर विचार करना चाहिए। उसे ये पता नहीं पिछले 4 सालों का आईएएस में जनरल कैंडिडेट, मैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल कैंडिडेट की मेरिट 30% जा रही, यानी आप आईएएस बनते हैं जब आप फेल हैं, और अगर आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतनी मैगजीन पढ़ते हैं, तब तो आप चुल्लू भर पानी में क्या मरिए, डूब मरिए। इतना पढ़ने के बाद अगर 30% नंबर जनरल कैंडिडेट ला रहा है, तो जरूर उसके अपने मानसिकता पर, आइडिया पर क्वेश्चन मार्क के क्या है। वो ये नहीं बताते कि 30% चाहिए, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो आप कहेंगे लो 30 इतना बताए और खुद 30% पाते नहीं हो, और हो सकता है वो आईआईटी का इंजीनियर हो, तो ये बातें छुपा जाता है। वो ये नहीं बताता कि 45% वाला इंडिया में नंबर 1 रैंक आता, कोई फर्स्ट डिवीजन पाता ही नहीं, सारे लोग फेल, और अगर आप कैटेगरी में हैं तो आप नंबर उसी हिसाब से और भी क्या कर लीजिए, कम कर। अगर ये आपके ब्रिलियंसी का एग्जाम होता तो कम से कम आपको 75% नंबर क्या करना चाहिए था। वो खुद जानते हैं यूपीएससी की ये ब्रिलियंट लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी, बताएंगे, कुछ एग्जाम की नीड है, कुछ पैरामीटर्स हैं एग्जाम के, उस पैरामीटर पर अगर एवरेज भी खरा उतरेगा तो उसे हम सेलेक्ट जरूर क्या कर लेंगे। तो खैर बबलू तो समझ जाता है कि ये वाला एग्जाम उसका नहीं है, और फिर वो ऐसे सोचता है आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनना चाहते हैं, एसएससी का फॉर्म भर दिया है, दरोगा के लिए दौड़ना शुरू कर दिया है, और टेट भी कर लिया है, जिससे कि कोई सरकारी नौकरी क्या हो जाए, मास्टर की मिल जाए। और जब एक नाव में आप, एक साथ कई नाव में आप पांव रखते हैं, हर एग्जाम की नीड, डिमांड, बताएंगे बिल्कुल क्या है, अलग। और जब हम फोकस नहीं होते, एनर्जी जो होती है वो जब डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, तो हम अपने आप अपने लक्ष्य से क्या होने लगते हैं। तो हमारी हालत 90 के दशक में, अगर क्रिकेट कभी जानते हो तो इंडियन क्रिकेट टीम जो थी वो जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती थी तो जीतने के लिए नहीं जाती, वो सोचती थी भगवान ऐसा करे मैच ड्रॉ हो जाए, बस ड्रॉ हो जाए तो इंडिया में क्या हो जाए, इज्जत बने। हमारे यहाँ भी जो तैयारी का लखनऊ में मोड है, मैं इसलिए कह रहा हूँ लखनऊ में बचपन से मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कॉलविन तालुकेदार और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ की सोच और मानसिकता को जानता हूँ।
पूरा फोकस होता है कि किसी तरह पीटी प्रीलिम्स का टेस्ट क्या कर लो, पास कर, यही लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि प्रीलिम्स का जैसे ही टेस्ट पास कर लिया, पिताजी की जो आशाएं हैं वो क्या हो जाती, जग जाती और आंसरेबल हो जाते। हम थोड़ा सा, पापा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, अरे पीटी तो निकाल लिया पापा, इतना आसान थोड़ी है, आप दिए होते तो पता चलता। मान लिया बच्चे भी कहते हैं, और मान लिया पिताजी हैं आईएएस तो दूसरी बात कह दी, आपका जमाना अलग था, तब पैटर्न अलग था, अब जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है, वो पुराने वाले जमाने से काम वाम होना नहीं। यानी पूरी एनर्जी आपकी किस पर लग रही है, किसी तरह से प्रीलिम्स के एग्जाम, और आप ये सोच के एग्जाम में एंट्री करते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। और जब आप ये सोच लेते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो विश्वास कीजिए दुनिया का कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई भी कोशिश कर ले, आप कभी भी सेलेक्ट नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, वो कहा करता था, हजारों शेर जिसका नेता एक कुत्ता हो, डॉग हो, तो विश्वास कीजिए सारे शेर कुत्तों की तरह मरेंगे, और हजारों कुत्ते जिसका नेता एक शेर हो, विश्वास कीजिए वो कुत्ते शेर की तरह लड़ते हुए क्या होंगे, मरेंगे। वो कहता था, ब्रेवरी इज नथिंग बट एप्टीट्यूड ऑफ माइंड। ये साहस कोई बाहर नहीं है, साहस कहाँ है, हमारे दिमाग। और अगर हम सोच लेते हैं कि हम आईएएस नहीं बन सकते, तो आपको अगर लगता है कि कोचिंग आपको आईएएस बनाएगी, तो आप बहुत गलत जगह आए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ और। दूसरा होते हैं फैमिली, जो लोग फेमिलियर होते हैं, थोड़ा सा आईएएस आईएएस के बारे में जान जाते हैं, एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान जाते हैं, उनका पैटर्न देखिए, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से विचार। जो फेमिलियर होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कुछ होती है और इनकी भी कुछ क्या होती है, वीकनेस। स्ट्रेंथ ये होती है कि ये दरअसल एग्जाम के पैटर्न को समझ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नीड है एग्जाम की, क्या डिमांड है एग्जाम की, ये समझ जाते हैं। और ये समझ लेना ही समझिए बहुत बड़ा काम है। अगर आप एग्जाम के पैटर्न को जितनी जल्दी समझेंगे, आपकी एनर्जी उतनी ही चैनलाइज्ड होकर क्या होगी, सामने। और दूसरा नेगेटिव सेंस में ये होता है कि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत बुरी तरह क्या हो जाता है। जब आप 21-22 साल के होते हैं तो माँ बाप पैसा देते हैं और आप पैसा ले लेते हैं, उल्टा कई बार कहते भी हैं, पापा से नहीं तो मम्मी से कह देते हैं, कितने में हमारा काम नहीं चले। लेकिन जब आप 24-25 साल के होने लगते हैं, 2-3 साल आप वेस्ट कर चुके होते हैं, तो सबसे बड़ा ये होता है कि पापा कुछ मना नहीं करते, बट अपने आप से सवाल करना हम शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपकी एज बढ़ती है 25-26 साल, माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस न गिरने पाए, पर विश्वास कीजिए आप अपनी ही नजरों में क्या हो जाते हैं, यहां से आप टेक ऑफ कर सकते थे, पर यहां आप डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आप सबसे नजरें चुराने लगते हैं, आपको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, हमने जीवन के अमूल्य 2-3 साल क्या कर दिए, वेस्ट कर। और कोई इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड का होगा, वो प्रेशर उस पर और भी ज्यादा है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके साथ के लड़के बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, उनका पैकेज भी, जिन्होंने साथ में स्टार्ट किया था, उनका पैकेज भी अच्छा हो जाता है, उनकी चीजें अच्छी हो जाती हैं, तो आप नर्वस होना और ज्यादा क्या कर देते हो। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस में याद रखिएगा, आप जब होते हैं तो आपका जो साइकोलॉजी है, अब एक डायलेक्टिक डायलेमा या शुरू हो जाता है, दो तरह से। कैसे, एक तो आप अपनी प्रॉब्लम को एग्जरेट करने लगते हो, प्रॉब्लम छोटी थी, पर जब असफल होते हो तो अब आपको वही प्रॉब्लम जो छोटी थी वो क्या लगने लगती है, बड़ी लगती है, और आप बहुत एग्जरेट करते हो। और इसी एग्जरेशन में कोई नया लड़का, बबलू बताया था, मिल जाता है, तो आप उसको 100 रीजन बताते हो कि तुम क्यों सेलेक्ट नहीं हो, उसको 2 रीजन भी नहीं बता पाते हो कि तुम सेलेक्ट क्यों।
तो हम ये जानने लगते हैं कि 100 रीजन है हमारी असफलता के, पर हम 2 रीजन भी नहीं जान पाते हैं कि हमारी सफलता क्यों मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम कैसी होती है जिसको एग्जैजरेट करते हैं? कुछ लोग तो मानते हैं प्लेस की प्रॉब्लम, लखनऊ में नहीं हो पाए। अब देखिए, प्रॉब्लम तो कहीं और थी, बताएंगे क्या थी, पर वो लखनऊ में नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जितने लोग दिल्ली जाते हैं सब सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर लखनऊ में नहीं हो पाएगा तो क्या दिल्ली जाने, कल को जब दिल्ली नहीं हो पाएगा तो कहोगे कैलिफोर्निया जाएंगे? जगह में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां थी। पर जबकि असफल हुए तो असफलता को कोई रीजन चाहिए होता है, और उस रीजन को हम देना लोगों के साथ क्या कर देते हैं, शुरू कर। और इसमें पिताजी तो सपोर्ट, पिताजी तो सब जानते हैं, माताएं हमारी और सपोर्ट, हाँ हमारे बेटे को दिल्ली भेजो भाई। अब पिताजी बेचारे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं क्योंकि 2 दिन बाद खाना पीना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उनको लगने लगता है किसी तरह से इसको दिल्ली भेज दो, सोचते हैं सर का बवाल क्या हो जाए, खत्म। बताएंगे प्लेस में दिल्ली में और लखनऊ में डिफरेंस क्या है, क्या वहां अच्छा है और क्या यहां बुरा है, और तैयारी क्या यहां से रहकर नहीं की जा सकती। इन मुद्दों पर भी हम लोग क्या करेंगे, बातचीत जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को हम आधार बना लें। एजुकेशनल बैकग्राउंड को कैसे? हाई स्कूल, इंटर और बीए में हमारे नंबर कम थे, ग्रेजुएशन में हमारे नंबर कम थे, और जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंस होते हैं। सेलेक्ट होने के लिए और इसमें दोनों में एक व्यापक अंतर है, जरा समझिए। जो आपका स्कूल का एग्जाम है वो आपकी मेमोरी टेस्ट है, उसको मेमोराइजेशन टेस्ट कहते हैं। मेमोराइजेशन टेस्ट का मतलब क्या है? आपको पढ़ाया गया अकबर 1542 में अमरकोट के किले में पैदा हुआ, 1556 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, 1561 में, 62 में, 63 में, 74, 75, 78, 86, 90 और 1605 में निपट गया। ये उसकी पूरी क्या हो गई, बच्चे ने वो रटा और रट कर उसको क्या कर दिया, उगल दिया। उगल दिया तो उसके 99% नंबर क्या हो गए, आ गए। और माँ बाप ने कहना शुरू किया अब ये कलेक्टर हमारा लड़का क्या होगा। आईएएस में ये सब पूछे ही नहीं जाते। आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर जैसे सेकुलर किंग को अगर आज के परिपेक्ष में देखें तो उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है। कि दुनिया की किसी भी किताब को खोज लीजिए उसमें आंसर मिलने वाला। पिछले साल क्वेश्चन आया था, इंडस सिविलाइजेशन सुना होगा, 5000 साल 6000 साल पहले, उसमें पूछा है कि इंडस सिविलाइजेशन में जो शहरों का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ इस अर्बन एरियाज का, क्या उससे सबक लेकर भारत सरकार को अपने अर्बन प्लानिंग को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है? अपने विचार, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें लग रहा है कि यह हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के हमने बताए थे 4 क्वेश्चन, जिसके लिए आप 100 किताब पढ़ रहे थे, उन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन क्या है, वो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन पैदा हो। अगर आप हिस्ट्री के बहुत जानकार हो जाएं और सीतापुर जिले के डीएम बन जाएं तो क्या गांव वालों को इकट्ठा करके अकबर की राजपूतनीत पढ़ाना शुरू कर देंगे? नहीं। आप पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आप डिसीजन ले सकें, आप सिचुएशंस को समझ सकें, हिस्ट्री को रिपीट ना होने दें उन गलतियों को, उन गलतियों से सीख कर फ्यूचर को बेहतर बनाने का आप क्या करें, प्रयास। तो कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड ही खराब था इसलिए, और हमारा एजुकेशन का मॉडल ही ऐसा नहीं कि ऐसी पढ़ाई के, कभी आप बताइए इंटर में कभी ऐसा पढ़ाया जाता है हिस्ट्री की, आप ऐसे हिस्ट्री पढ़िए, नहीं पढ़ाया जाता। हमने दरअसल पढ़ाई का जो ढांचा खड़ा किया है अपने यहां, वो आपको लाइब्रेरी बेस्ड एजुकेशन मॉडल, मतलब पढ़ाई करो, रटो और एग्जाम दो। जबकि वर्ल्ड वाइड आप पढ़ेंगे, एजुकेशन एक टॉपिक है जहां पर फील्ड बेस्ड मॉडल, मतलब हम कोई चीज पढ़ें, उसको फील्ड पर इंप्लीमेंट करके देखें कि क्या इसे हम उस नॉलेज को, गेन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर सांप्रदायिकता, एक कम्युनल टेंशन होती है मुजफ्फरनगर में, तो वहां पहले भी हुई होगी, बाद में भी हुई होगी। अब कम्युनलिज्म एक टॉपिक जो है वो तो कॉमन है, कम्युनलिज्म एक टॉपिक के रूप में क्या है, कॉमन है, आप उसको पहले भी पढ़े होंगे, बाद में पढ़े होंगे, पर क्या उस सिचुएशंस को हैंडल करने में
वही एक ही मॉडल बार बार इंप्लीमेंट होता होगा या समय के अनुसार क्या हो जाता होगा, बदल जाता होगा? आप कहेंगे क्या हो जाता होगा, बदल जाता होगा। तो वहां अब क्वेश्चन एप्लीकेशन पे आते, तो वहां रट्टू तोता नहीं चाहिए। यूपीएससी की 52 कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसने पहली लाइन कहा है, इस एग्जाम में रटने वाले छात्रों को किसी भी कीमत पर रोकने की कोशिश की जाए। ये जो पुराना मॉडल था आईएएस का, जहां पर खूब रटना होता था, खूब पढ़ना होता था, वो मॉडल ही उन्होंने खत्म कर दिया। अब बेसिक एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और उस मॉडल में स्मार्टनेस की जरूरत ज्यादा है, ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने की और 18 घंटे आप सोच सकें, आप विचार कर सकें, आप बता सकें कि मनरेगा को हटा के नया मॉडल लाया जाए तो उस मॉडल की ये फीचर्स होने चाहिए। आपसे चाहता अपना मॉडल बताओ। अपना मॉडल तो तब जान पाओगे जब पहले मनरेगा के मॉडल को क्या करोगे, समझोगे, उसकी कमियों को, प्रॉस एंड कॉन्स को क्या करोगे, समझोगे, और तब उन्हें इंप्लीमेंट करने की तुम क्या करोगे, कोशिश। तब कुल मिलाकर दूसरा ये मॉडल बनाते हैं एजुकेशन, तीसरा ये बनाते हैं हमारी पर्सनालिटी ही खराब। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते, बोलते बोलते नहीं है, बात नहीं करना चाहते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में उन्हें लगने लगता है, चूंकि वो डिस्कस नहीं करते, ना टीचर से ना किसी से एक्सेस नहीं करते, तो उनको लगने लगता है कि हमारे अंदर ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को उनको लगता है शायद हम दूर नहीं कर पाएंगे तो हम आईएएस। कुछ लोग मीडियम को बना लेते हैं, हिंदी मीडियम, वो इसी में परेशान है, ऐसा लगता है उनकी दुश्मनी है किसी मीडियम वाले। जब आप कंटेंट ही नहीं लिखो, पाया गया, यूनिसेफ का अध्ययन, 6 से 14 साल के बच्चों का 2005 में एक स्टडी हुई, उनको कुछ चीजें रटने के लिए दी गई। 136 देशों में भारतीय बच्चे पहले नंबर पे आए, और उन्हीं बच्चों को कहा गया डिजाइन करो, कुछ नया बनाओ, जो तुम बना सकते हो वो बनाओ, जो तुमने पढ़ा है उस पर नई चीज क्रिएट करो। उन्हीं बच्चों का 123वां नंबर, यानी पहले नंबर से घटकर क्या हो गए, 1। तो हिंदी मीडियम के लोगों ने क्रिएशन तो बंद कर दिया। उनको अगर ये कहा जाता कि इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन बताओ, तो शायद रट के क्या कर देते, लिख देते। अब वो कह रहे हैं उससे हम आज की अर्बन प्लानिंग को कैसे सही करेंगे, वो तो किताब में है नहीं है, वो तो रिक्रिएट करना होगा, आइडिया वहां पर क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। और अगर आइडिया जनरेट करना होगा तो पहले ही सरेंडर कर देते हैं, हाथ पैर रख देते हैं, और खोजने लगते हैं क्या इसका कोई मटीरियल है। इसका कोई मटीरियल नहीं है, ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है कि आप इस तरह से सोचना, समझना, विचार करना क्या करें। तो जो ये लोग हैं, दरअसल कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। अपनी सारी मेहनत के बावजूद इन्हें अपने अंदर बहुत कमियां लगता है, और जाहिर बात है सिलेक्शन से क्या हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि फिर सफल कौन होता है, कौन लोग हैं जो सफल होते हैं, और क्या कोई स्टैंडर्ड है, मानक है प्रिपरेशन का, जिस मानक को अगर हम फॉलो कर लें तो उस मानक के आधार पर हम अपनी पढ़ाई को और ज्यादा मजबूत हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं प्रिपरेशन रियल सेंस में क्या होता है, कैसे होता है। विश्वास कीजिए, आपको कोचिंग करने के, अगर आप सही तरीके से, कोचिंग का काम सिर्फ इतना है कि आपको सही दिशा क्या की जाए बताएं, और अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट करके भी कर सकते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। बस परसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि हमको ये काम इस तरीके से आगे क्या करना है, पढ़ाना। तो देखते हैं प्रिपरेशन में आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है। कुछ चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और बताएंगे 2 दिनों में 70% प्रॉब्लम आपकी खुद ही सॉल्व हो जाएगी, और जो बचेगी वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से आपकी क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रिपरेशन के आपके 2 पार्ट हैं। एक तो कुछ मिसकंसेप्शन है जो क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। कई एग्जाम को लेकर हमने भ्रम है। भ्रम कैसे है, वही 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ कई तरह के भ्रम है। मीडियम क्या लेना चाहिए, ऑप्शनल चूज करते समय ऑप्शनल कैसे चूज करें, यह भी एक बड़ा प्रश्न होता है।
पहले तो ये मिसकंसेप्शन दूर हो, क्योंकि अगर मिसकंसेप्शन है तो पूरा 100% समर्पण का भाव आपके अंदर आएगा। और दूसरा, मिसकंसेप्शन दूर हो तो फिर रोड मैप क्लियर। आज आपसे कोई पूछे कि 6 महीने बाद आपको क्या करना है, प्लानिंग जिसको कहते हैं, तो आज आप बता सकें कि 6 महीने बाद हम क्या करेंगे। आपसे कोई पूछे कि अगले जून में जब तुम प्री दोगे, अगले जून में फिर प्री होगा, तो अगले जून के प्री में तुमको क्या करना है, तो आप कॉन्फिडेंस से बता सकें अभी मैं ये करूंगा, 2 महीने बाद हम ये करेंगे, 6 महीने बाद हम ये करेंगे, और जब अगला जून आएगा तब तक हम इस कंडीशन में। अगर इतना क्लियर कट विजन है तो समझो 70% लड़ाई आपने वैसे ही क्या कर ली। और हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ तो 1 घंटे बाद क्या करना है वो भी क्लियर नहीं। हम बहते हुए पानी है, जैसे क्लास से निकले, किसी ने कहा बाहुबली चलोगे, तो चल दिए, खाली है, माइंड सेट ही नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में हम सोच ही नहीं रहे हैं, रोड मैप नहीं बना पाए। तो भले ही आप कितने भी मतलब टैलेंट के खजाने क्यों ना हो, सिलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी आपकी क्या देखिएगा। पहले देखते हैं मिसकंसेप्शन क्या है, एक एक करके कुछ मिसकंसेप्शन दूर करने की वो। पहला मिसकंसेप्शन इस एग्जाम को लेकर है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी होती है, फिर मेंस की तैयारी होती है, और इंटरव्यू तो खैर हम सोचते ही नहीं है। कि असल में हम खुद कॉन्फिडेंट कि हमारी पर्सनालिटी इतनी गजब की है कि मौका मिलेगा तो अपने आप हम बेहतर, भाई हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए हमारी पर्सनालिटी गजब की हो गई, बाकी लोग तो एसएससी बैंकिंग की कर रहे हैं। तो खैर इंटरव्यू पर हम विचार नहीं करते, हम एक प्रोसेस को प्री और मेंस और फिर क्या है इंटरव्यू। याद रखिएगा ये तैयारी बिल्कुल इंटीग्रेटेड आज से होनी चाहिए। अगर अलग अलग तैयारी की तो समझ लीजिए आपकी असफलता के चांसेस उतने ही ज्यादा क्या हो गए। मैं एग्जांपल देता हूं, एक छोटे छोटे एग्जांपल के द्वारा कि आप चीजें समझ। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है फैक्ट्स, दूसरा होता है कॉन्सेप्ट, और तीसरा होता है एप्लीकेशन। तीसरा उसमें जो होता है वो क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इंडिया में पॉवर्टी को नापने का सर्वे कराया गया, और सर्वे में 2009 से 10 के बीच के कुछ सर्वे की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं। ये पढ़ा नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सोचना है, कैसे विचार करना है। पहली कमेटी बनाई प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन अब तो बंद हो गया है, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, पर सुना, ये एक प्लानिंग कमीशन था, उसने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि हमारे यहाँ पॉवर्टी 29 पॉइंट कुछ परसेंट था, 2 के आसपास, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है पर इतना ही आसपास 29.2। उसके कुछ ही दिनों बाद प्लानिंग कमीशन ने रंगराजन कमेटी बनाई, उसी ने, उसने कहा कि ये 37% के क्या है आसपास, यानी गरीबी 29% नहीं है, कितनी है 37%। उसी में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, भारत सरकार की एक संस्था है ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसने बनाई एनसी सक्सेना कमेटी। उसने कहा भारत में गरीबी 50% से क्या है। और उससे एक साल पहले 2008 में लेबर मिनिस्ट्री की एक कमीशन बनाया गया था, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन, उसने कहा था भारत में गरीबी कितनी है 70। ये जो बताया जा रहा है तेंदुलकर, रंगराजन, एनसी सक्सेना, अर्जुन सेन गुप्ता, ये फैक्ट्स है, ये क्या है, तथ्य है, ऑब्जेक्टिव बात है जो आप पढ़ते हैं कि गरीबी ये होती है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि गरीबी होती क्या है, पॉवर्टी क्या है, और पॉवर्टी मिजरी से, निर्धनता से कैसे अलग है। नहीं कहते हैं निर्धन है और फिर क्या कहते हैं गरीब है। कई लोग हम सिनोनिम्स की तरह, पर्यायवाची की तरह इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, जबकि देखेंगे आगे पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक्स में, दोनों के मायने बिल्कुल क्या हैं। फिर ये सोचते हैं
कि भारत सरकार के ही कमेटियां हैं, सब भारत सरकार की, हर कमेटी ने अलग अलग रिपोर्ट क्यों दी, किस बेसिस पे दी? क्या ऐसा कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हर कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ है, कॉमन है? ऐसा क्या है कि हर कमेटी अपना रिपोर्ट अलग अलग क्या कर रही है? तीसरी चीज ये सोचना चाहिए था, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि गरीबी का मापन ही क्यों करते हैं, मेजरमेंट ही क्यों करते हैं? अभी तो नीति आयोग कह रहा है कि गरीबी का मापना ही बंद कर दो, कोई जरूरत इसकी नहीं। तो हमारे मन में विचार आना चाहिए गरीबी क्यों मापी जाती? तब हम सोचते हैं तो विचार करते हैं कि जब गरीबी सरकार मापती है तो सरकार की कई योजनाएं होती हैं जो गरीब लोगों के लिए क्या होती हैं। तो अगर गरीबी 29% है तो अंत्योदय योजना, पीडीएस सिस्टम, कई चीजें हैं, वो सिर्फ कितने लोगों को मिलेगी? 29%। और अगर गरीबी 77% है तो योजनाओं का दायरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सरकार पर एक्सपेंडिचर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो विचार करते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। और तब आते हैं, तीसरा पार्ट होता है इसका एप्लीकेशन, जिसको हम करते हैं। पॉवर्टी के डायमेंशंस देखिए क्या। एक डायमेंशन है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है जरा समझिए। अगर कोई आदमी पुअर है तो उसकी इनकम ज्यादा है कि कम? इनकम क्या होगी, कम होगी। मैं ऐसे ही समझा एक उसके बता रहा हूं, इनकम क्या होगी, कम होगी। इनकम कम होगी तो आप बताइए कि उसकी सेविंग्स कम होगी कि ज्यादा? सेविंग्स क्या होंगी, कम, ना कि क्या होगी, बराबर। सेविंग्स कम होगी तो उसका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दो जगहों पे, एक इन्वेस्टमेंट उसका फिजिकल एसेट्स पे, अगर जमीन है, खेतीहर है तो जमीन में खाद बीज उसमें, और दूसरा ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, अपने बच्चों को पढ़ाने में, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो सेविंग सही नहीं तो जाहिर बात है उसका ना फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो पाएगा और ना ही क्या हो पाएगा, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फ्यूचर में उसकी इनकम कम होगी कि ज्यादा, कम होगी, और ये फिर से क्या हो जाएगा, यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गरीबी क्या करेगी, क्या करेगी। तो रैगनर नर्स नाम का कोई अर्थशास्त्री कहेगा कि एक व्यक्ति गरीब होता है क्योंकि वह गरीब होता है, यानी पावर्टी पावर्टी को और ज्यादा क्या करेगी, क्रिएट करेगी। भाई विनय सर होगा, अपने बेटे को ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, अपने बेटे को डीपीएस में पढ़ाएंगे, 20,000 रुपया महीना उस पर खर्च करेंगे, और बुधाई रहेगा अपने लड़के खिलावन को कभी पढ़ा नहीं पाएगा। तो दोनों के बीच में एक गैप हमेशा बना रहेगा, और ये गैप लगातार कम होने के बजाय क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये तो पॉवर्टी का कौन सा डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिक डायमेंशन। अब इसका सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल डायमेंशन ये है कि जितने भी भारत में पुअर हैं वो कास्ट सिस्टम में ज्यादातर एससी हैं और क्या हैं, एसटी। डेटा सरकार के बताते हैं 91% गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में कौन है, एससी और एससी एसटी अगर कास्ट स्ट्रक्चर में नीचे हैं तो इनके शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की संभावना कम होगी कि ज्यादा होगी, यानी इनका एक्सप्लॉयटेशन और भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर इसमें विमेन है, सोचिए गरीबों में भी सबसे गरीब कौन होगा, महिला होगी। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने परंपरा के तहत बच्चों को खिलाती है और तब उसके बाद भोजन क्या करती है, प्राप्त करती है। यानी यहीं से जेंडर गैप और पॉवर्टी क्या होने लगेगी, क्रिएट होनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होंगे, मैं तो बस जल्दी में हिंट कर रहा हूं कि आप समझिए कैसे पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होंगे? पॉलिटिकल डायमेंशन ये होंगे कि जो व्यक्ति गरीब होगा वो अपने मतदान का सही उपयोग नहीं करेगा, उसको 100 रुपए 200 रुपए देकर उसके वोट को क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। तो जो पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई थी वो पॉलिटिकल जस्टिस भी उसे प्राप्त नहीं होगी। इसका नेशनल सिक्योरिटी का डायमेंशन है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होगी? जब गरीबी होगी आदिवासी क्षेत्रों में और उनके अंदर एक पिछड़ेपन का भाव होगा तो नक्सलवादी उन्हें अलग डायमेंशन में क्या कर सकेंगे, डाइवर्ट कर सकेंगे, और वो सरकार के खिलाफ बंदूक भी क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? एप्लीकेशन है कि जब पॉवर्टी को हम क्या करेंगे,
अलग अलग सेगमेंट से कनेक्ट करके सोसाइटी, जेंडर, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन से जोड़कर देखेंगे, तब उसका क्या होगा अपने। और जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो देखिए क्या है। जो प्री है वो है फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट, और जो मेंस है वो आपका है एप्लीकेशन। यानी क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि आपका, हमने कहा फैक्ट और कॉन्सेप्ट मिला के प्री हो गया, और एप्लीकेशन सिर्फ किसमें हो गया, मेंस और इंटरव्यू। अब यहीं से अंतर समझिए कि डिफरेंस क्या होता है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो एसएससी के एग्जाम में सिर्फ क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फैक्ट। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से भारत की गरीबी कितनी है, पेज नंबर 73 रटे हुए थे। किसी भी घटना चक्र, कोई बुक वाली प्रतियोगिता दर्पण से उगल दिया, टिक लगा दिया, खुश हो गए, 100 में से 90 क्वेश्चन क्या कर लिए, कर लिए। आईएएस में यही क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए कैसे पूछा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन के बजाय भारत सरकार ने रंगराजन कमेटी को एक्सेप्ट किया है। नंबर 2, इसलिए किया है कि एमएसपी की जगह यूएसपी की रणनीति का पालन किया गया। और भी 3-4 पॉइंट बताए, और फिर उसमें कहा सही कूट चुनना। तब हम क्या करते हैं, नीचे से सिक्का निकालते और उछालते हैं और कहते हैं भगवान ए और बी में कौन सा क्या है। हमारे आईएएस में एग्जाम जब होगा तो कॉन्सेप्ट होता है 90% और फैक्ट होता है केवल कितना, 10। और जब पीसीएस में आप एग्जाम देते हैं तो 90% आपका फैक्ट हो जाता है और कॉन्सेप्ट सिर्फ कितना होता है। इसलिए आप पीसीएस दिए हुए किसी भी स्टूडेंट से पूछेगा, या कई लोगों ने दिया होगा, पीसीएस में 135 करते हैं, 150, 135 130 तक क्वेश्चन लोग कर लेते हैं, और आईएएस में जैसे आते हैं ये एक हट जाता है, कितना बचता है। रीजन क्या है कि जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो रटने पर ज्यादा है, कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम क्या कर लें, रट। और एप्लीकेशन तो खैर अलग है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, गरीबी की समस्या आतंकवाद का कारण नहीं है, उसके बावजूद गरीब क्षेत्रों में आतंकवाद लगातार विकसित होता है अपने विचार। अगर गरीबी आतंकवाद का कारण होती तो हर जगह भारत में गरीबी है, हर जगह लोग आतंकवादी बन गए हो। पर जहां गरीबी है वहां पर टेररिज्म के पनपने के गुंजाइश वाकई है। तब गरीबी एक फर्टाइल लैंड क्रिएट करती है जहां टेररिज्म, नक्सलिज्म के पनपने के चांसेस क्या हो जाते हैं। तो आपको लॉजिकल आंसर देना होता है, आप सतही बात नहीं कर सकते। एक लॉजिकल आंसर के रूप में आपको इन्हें क्या करना होता है, देना। अब जरा इसको करके देखते हैं कि अगर हम आपको एक कोई पेपर का वो देखें, और देखिए मैंने कहा था कोचिंग की जरूरत बस इतनी है कि आप मॉडल समझ जाएं कि करना क्या है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा उसकी जरूरत है। अगर आप वो खुद कर सकें तो खुद करके एक बार क्या है देखिए कि क्या हम ये करने में सक्षम हैं। तो एक कल के अखबार का एक कटिंग आपको देते हैं, 10 मिनट का समय देंगे, 5 मिनट में आपको उसे पढ़ना होगा, 5 मिनट में उसको क्रक्स बताना होगा, और फिर हम हर स्टूडेंट से पूछेंगे, देखते हैं 10 मिनट में वो क्रक्स आप निकाल पाते हैं कि नहीं। ये भी तो हो कि जो हम समझ रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चेक करना क्या है, देखते हैं हम फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। कल के अखबार का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं बटवा दे रहा हूं। फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन तीनों चीजों हमें क्या करनी है,
मिसकंसेप्शन देखिएगा जैसे ही दूर होगा, आधी लड़ाई आप वैसे ही समझ जाए। और थोड़ा फिर रोड मैप कि कैसे स्टार्ट करें और कैसे 1 साल तक आप अपनी लड़ाई को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ये चीजें जानना क्या है। अरे एक साथ दो दो तीन तीन दे दो, अपने में बांट लेंगे, दो दो तीन तीन दे दिया करो एक साथ, आपस में बांट लेंगे, ना टाइम मत लगाओ। पढ़िएगा नहीं भाई, अभी नहीं, पीछे वाले जो मिल गया ये देखिए, इससे कोई फायदा नहीं है। आप टाइम बाउंड अगर काम नहीं करेंगे तो उसके कोई बहुत मतलब नहीं है। जब कहें स्टार्ट, सबको मिले, एक साथ करिए। कोई फायदा नहीं है, इससे आप सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी अगर आप पहले से चीजों को वो करने लगे। पढ़िए नहीं भाई। अब योगी जी ने भी चीटिंग बंद करवाने का संकल्प लिया है। शायद इससे उत्तर प्रदेश का कुछ मॉडल सुधरे पढ़ाई का। हमने तो अखबार में पढ़ा था कि 24 घंटा बिजली आएगी। चलिए भाई, 5 मिनट एग्जैक्ट टाइम है, 5 मिनट में आपको पढ़ना है और क्रक्स निकालना है। टाइम स्टार्ट, 5 मिनट। पहले 5 मिनट, 5 मिनट में पढ़ लेना है पूरा। हाँ, जस्ट इसका क्रक्स निकालना है, सारांश। पेंसिल से नोट कर लीजिए। और मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इतना टफ नहीं है, हिंदी अखबार तो पढ़ते ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत समझ के कर लीजिए। जब क्लास होगी इंग्लिश मीडियम वालों की तो सेपरेट बैच होता है इंग्लिश और हिंदी का, तब वहां अलग कोशिश कराई जाएगी। अभी तो केवल एक जनरल वे में बात। बाकी बैच उनका चूंकि सेपरेट है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में दिया जाएगा, हिंदी वालों को हिंदी में दिया जाएगा अभी फिलहाल। क्या फैक्ट्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या एप्लीकेशन बनेगा, क्रक्स इतना निकाल लेना चाहिए आपको। फैक्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और एप्लीकेशन क्या है।
ये समझते हुए कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट मिला के क्या आएगा, प्री, और एप्लीकेशन क्या आएगा, मेंस। हम उस नजरिए से चीजों को देखना क्या करें, शुरू। अगर एप्लीकेशन ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट तो कम से कम कनेक्ट कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सी और चीजें हैं जो शायद अभी आपका ध्यान ना जाए। चलिए भाई, टाइम इज ओवर। सिंपल वे में देखिए, हमें समझ लिया, हम पकड़ ले रहे हैं, और हमारा पर्पज अभी तो कोई हमने टॉपिक पढ़ाया नहीं है। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यही थी कि नर्मदा क्या है, कहाँ से निकलती है, किस कहाँ तक पहुँचती है, क्या उसका रूट है, सिंपल जो ये चीज़ें हैं विधानसभा ने पारित किया। एक और उसमें फैक्चुअल था कि इससे पहले गंगा नदी को क्या किया सका है, किया गया है। गंगा नदी को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया है, और इसको किसने दिया है, विधानसभा ने। दोनों में अंतर है, एक को कोर्ट आदेश दे रहा है कि तुम ये करो, और दूसरे में इनिशिएट कौन कर रहा है, एमपी। तो इसका मतलब है एमपी सरकार देश की पहली सरकार है जो किसी नदी को किसका दर्जा दे रही है, किसका दर्जा दे रही है, लिविंग पर्सन। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि लिविंग पर्सन से मतलब क्या हो, और क्या हम किसी नदी को लिविंग पर्सन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। लिविंग पर्सन से लिखा है कि अगर वो जीवित व्यक्ति है तो उसको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक जीवित व्यक्ति होने के नाते हमको मिलता है। तो क्या ये अधिकार हम दे पाएंगे, और अगर जैसे हमारे अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का, तो हम कोर्ट जाते हैं। अगर गंगा के अधिकारों का हनन हो तो फिर गंगा कैसे कोर्ट जाएगी, तो उसमें लिखा है कस्टोडियन बना दिया गया किसी को कि उसकी तरफ से वो मुकदमा क्या करेगा, दर्ज। तो इसकी व्यवहारिकताएं क्या संभव है, कोई भी कूड़ा डाल देता है, तो क्या हम सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते रहेंगे। इंडिविजुअल के लिए तो आसान है, पर नदी को कैसे करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कोर्ट अगर आदेश देता है तो उसकी क्या लीगलिटी है, और अगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधानसभा लागू करता है तो उसकी क्या लीगलिटी है। दोनों में किसे अधिकार मिलना चाहिए, किसे अधिकार मिलना नहीं चाहिए, ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसमें आर्टिकल 21 जैसा किसी ने बताया भी, कई ऐसे संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जिसको लेकर यहां द्वंद्व डायलेक्टिक्स क्या हो गए हैं, शुरू हो गए। तो पीटी जो आएगा वो फैक्ट्स और किसको जोड़ के आएगा, कॉन्सेप्ट, और एप्लीकेशन जो उसका एप्लीकेशन है, जो आगे फर्दर आप जाएंगे तो और चीजों में पढ़ेंगे कि यहां पर विधायिका वर्सेस न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी, कई चीजें इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो हमने कहा था डायमेंशंस, पावर्टी से रिलेटेड, तो इसके डायमेंशंस जो हैं वो उसके क्या हो गए, एप्लीकेशन का क्या हो गया। तो पीटी मेंस इंटरव्यू को अलग अलग मत करें, अभी से हर चीज को इस तरह पढ़िए कि फैक्ट्स भी क्लियर होता रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे, और एप्लीकेशन भी हमारा कहीं ना कहीं क्या होता रहे। दूसरा लिखिए, दूसरी कमी जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो क्या है। दूसरा हम मान के चलते हैं कि आईएएस जो है वो क्या होता है, सर्वज्ञ होता है, और आईएएस का मतलब ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को क्या करना होता है।
तब यहाँ देखिए क्या वाकई आईएएस को नॉलेज, इसी का आंसर है ना कि 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए, 22 घंटे पढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें। नॉलेज के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन और एक पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग यानी विजडम। दो पार्ट होते हैं नॉलेज के, एक इंफॉर्मेशन होता है और दूसरा क्या है, अंतर दोनों में क्या है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरा सोचिए। आप लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे। बहुत पुरानी, 5-6 हजार साल पुरानी हमारी क्या थी, सिविलाइजेशन। उस सिविलाइजेशन का सेंटर हड़प्पा था। तो अब जरा हमने कहा हिस्ट्री पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री इसलिए शुरू करते हैं कि हिस्ट्री थोड़ा सा आसान होती है, जल्दी समझ लगता है ना, पहले से पढ़े हुए अकबर बीरबल के बारे में, तो पढ़ के जल्दी से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। अब पढ़ना शुरू किया, पेंसिल में पहले तो अगरबत्ती जलाई, पहले माहौल बनाते हैं, घर वालों को पता चल जाता है कि आज से बच्चे ने पढ़ना क्या किया है, शुरू किया। उसके बाद पढ़ना शुरू किया, एक पेंसिल लेके बैठ गए और लिखा लोथल में चावल मिला है, अंडरलाइन। वाह, लोथल में चावल मिला है। रंगपुर में घोड़े का वो मिला है, अंडरलाइन कर लिया। मोहनजोदड़ो में आधे सर की मूर्ति मिली है, अंडरलाइन कर लिया। फिर हड़प्पा में लाल रंग का कपड़ा मिला है, उसको अंडरलाइन। यानी जितनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन। और फिर अपने फ्रेंड से पूछते हैं लाल रंग का कपड़ा कहां मिला है। अगर उसने बता दिया तब तो मूड खराब हो गया, और अगर नहीं बताया तब एक प्राउड फीलिंग आती है कि लग रहा अब हमारी तैयारी सही दिशा में क्या हो रही है। कॉमन सेंस लगाइए, एक आईएएस को लाल कपड़ा पीला कपड़ा जानकर क्या फायदा है, वो कैसे तय करेगा कि इससे एक बेहतर आईएएस ऑफिसर क्या होगा वो। तब इसका दूसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन का, जिसको आप कहते हैं विजडम। हम ये सोचें कि आज से 6000 साल पहले अगर कपड़ा बनता था तो इसका मतलब है वो लोग कॉटन को, कपास को कपड़ा में बदलने की टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास क्या हो गई होगी। ये कॉमन सेंस है, डेवलप होना चाहिए कि कॉटन को क्लॉथ में बदलने की टेक्नोलॉजी उनके पास क्या हो गई होगी। और कपड़ा अगर लाल रंग का, रेड कलर का मिला है, तो रेड कलर का मतलब है कपड़े को रंगने रोंगने की भी विधि, उनको भी टेक्नोलॉजी क्या होगी। इससे हमने गेस क्या किया, गेस ये किया कि वहां पर इस तरह के लोग होंगे जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या हो, इन्वॉल्व। क्योंकि अगर प्रिमिटिव सोसाइटी होती है तो वहां सारा काम कहां क्या होता है, भोजन को क्या करने में, एकत्र करने। लेकिन यहां अगर लोग कपड़ा बना रहे हैं, इट मींस भोजन पे उनका कंसंट्रेशन नहीं है, और वो लोग इस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, यानी क्या है, विशेषज्ञ। इसका मतलब है ग्रेन का प्रोडक्शन सरप्लस में कहीं ना कहीं क्या होता होगा, अनाज का उत्पादन क्या होता होगा, सरप्लस। तभी कुछ लोग अनाज छोड़ के कोई और काम क्या कर रहे होंगे। तो कुछ लोग ग्रेन का प्रोडक्शन करते होंगे, कुछ लोग कपड़े का प्रोडक्शन करते होंगे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं इकोनॉमी यानी कॉमर्शियल रिलेशन क्या होते होंगे। तब प्रश्न है कि क्या वो मनी सिस्टम होगा या प्रश्न है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या है, कुछ दे के उनसे क्या करो। तब हमने सर्वे किया तो पाया कि कुछ वहां मुहरें मिली हैं जो बेलनाकार, यानी उसका मतलब है बार्टर सिस्टम के साथ साथ वहां एक्सचेंज सिस्टम भी, विनिमय व्यवस्था भी क्या होगी। आपको पता है कि कपास जो है वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही क्या होता है, और भारत में ये जो कॉटन है, अगर इंडिया का मैप देंगे गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में ही क्या होता है ज्यादा, और हड़प्पा तो यहाँ पंजाब वाले इलाके में यहाँ से काफी क्या है, दूर। क्वेश्चन है कि यहाँ से कपास कैसे जाता होगा, और नहीं जाता होगा तो वहां पर लोकल कपास की क्या इन्वायरमेंट है, पाया गया नहीं। तो क्वेश्चन है, इसका मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में एक्सचेंज सिस्टम क्या हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा। अगर एक्सचेंज सिस्टम डेवलप हुआ तो फिर वहां पर रास्ता भी होना चाहिए, कैसे एक सामान दूसरी जगह जाएगा। तो 3 ही रूट हैं, एयर रूट पॉसिबल नहीं है, लैंड रूट और सी रूट या वाटर रूट, वाटर वेज क्या होंगे।
लैंड रूट नहीं पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी, और आयरन की जानकारी नहीं थी तो जंगलों को साफ करके सड़क बनाना पॉसिबल नहीं था। वो कॉपर कल्चर, तांबे से क्या थे परिचित। इसका मतलब क्या है? उनकी डिपेंडेंसी लैंड रूट से ज्यादा किस पर हुई होगी? रिवर पर, वाटर। इसीलिए हड़प्पा के सारे शहर सिविलाइजेशन के नदियों के किनारे ही क्या हुए हैं। और अगर नदियों के किनारे पाए जाते होंगे तो जाहिर बात है कि उनको रूट भी नदियों का सी तक भी हो सकता है, क्या बताओ। तब हमने कंटेम्पररी हिस्ट्री देखी तो कंटेम्पररी हिस्ट्री में क्या पता चला कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया, इराक उराक से भी परिचित थे। इसका मतलब फॉरेन ट्रेड भी कहीं ना कहीं हम उन लोगों का क्या हुआ होगा। और जब इस तरह की सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी, विषमता क्या हो जाती है। कुछ बड़े लोग होंगे और कुछ लोग क्या होंगे, छोटे होंगे। इसीलिए वहां पर कुछ घर बहुत बड़े पाए गए हैं तो वहीं पर कुछ घर बहुत ही क्या पाए गए हैं, छोटे। यानी समाज में विषमता भी क्या होगी। हम चाहें तो इस लाल कपड़े के आधार पर हम पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन को रीराइट करने में क्या हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम जब पढ़ते हैं तो हमारा फोकस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, पूरी तरह से किस पर होता है, हम सोचते नहीं, हम विचार नहीं करते, हम आइडिया जनरेट नहीं करते कि इसके साथ और चीजें भी क्या होंगी, लगी होंगी, और भी फैक्टर लगे होंगे, इसकी जानकारी हमें और नहीं हो पाती है। तो जाहिर बात है कि हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अब मैं आपको कुछ इंसिडेंट लिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आपका माइंड कहां तक जा सकता है। इस पर आपको क्या करना है, केवल कनेक्टिंग पॉइंट बनाना है। जरूरी नहीं आज सब हो जाए, वो प्रैक्टिस करके क्या होगा। अगर हम ये कनेक्ट कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन सीधा है, और नहीं तो केवल किताब पढ़ के हमने कहा काम होने वाला। जरा देखिए, छोटे छोटे इंसिडेंट लिख रहे हैं। चाइना एंड पाकिस्तान ने एक सीपेक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर साइन किया, जिससे पाकिस्तान से एक लैंड रूट बनाई जाएगी जो पाकिस्तान को किससे जोड़ेगी, चाइना। और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से क्या होगी, पास। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर सुना होगा, वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। दूसरा, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में वहां पर लोगों ने फ्रीडम के लिए मूवमेंट चलाना क्या किया, शुरू किया। और इस फ्रीडम मूवमेंट में पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया क्या कर रही है, कोई ना कोई रोल लेकर। अभी कुलभूषण जाधव एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसको पाकिस्तान के अनुसार, हम तो कह रहे हैं ईरान से पकड़ा है, वो कह रहे हैं कहां से पकड़ा है, बलूचिस्तान। इंडिया ने अफगानिस्तान में सलमा डैम के लिए पैसा दिया। सोचने वाली बात है, इंडिया में अपने डैम नहीं, इंडिया भी डैम बना नहीं पा रहा है, इरिगेशन का मॉडल यूपी में ही डेवलप नहीं कर पा रहा है, पर हम अरबों डॉलर खर्च करके कहां डैम बना रहे हैं, कहां डैम बना रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहे हैं, डैम बना रहे हैं। अगला, वो जम्मू कश्मीर में लगातार मिलिटेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, इंसिडेंट बढ़ता जा रहा है, और सीमाओं पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते। अगर हम ये चार, एक तीसरा, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर एक कॉरिडोर बनाने के लिए क्या किया है, साइन किया है, जो इंडिया को ईरान से क्या करेगा, अफगानिस्तान होकर क्या करेगा। ये 5-6 पॉइंट अखबारों में रोज आए और आपने नोट कर लिए, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हुआ। ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ।
अगर एसएससी बैंकिंग का एग्जाम देंगे तो यही इंफॉर्मेशन, क्या क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया है रोड के लिए, तो ईरान और अफगानिस्तान, ये क्वेश्चन हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान के किस एरिया में फ्रीडम मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, आप कहेंगे कौन सा इलाका है, बलूचिस्तान। ये जो फैक्ट्स हो गए यही एसएससी बैंकिंग सीडीएस एनडीए के क्या हो गए पेपर। आप बताइए कि अगर कोई हाई स्कूल का लड़का इन सारी चीजों को हम क्वेश्चन पूछे पांचों और पांचों बता दे, पढ़ के अखबार क्या कर सकता है, बता सकता है, तो क्या इस बेसिस पे हमें उसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए चुन लेना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए? आप खुद कहेंगे नहीं। इंफॉर्मेशन बता लेने से वो एक योग्य आईएएस अधिकारी हो जाएगा इसकी कोई गारंटी। इससे उसके मेमोराइजेशन का पता चला कि मेमोरी उसकी शार्प है, पर उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी शार्प है, वो निर्णय ले सकता है, वो किसी समस्या का समाधान कर सकता है, उसके पास अपना विजन है, इस बात का बिल्कुल पता। जरा सोच के बताइए इसमें क्या कोई लिंक, अगर हम लिंक बना लें आपस में, कोई लिंकिंग पॉइंट खोज लें इनमें आपस में, तब हो सकता है कि हम एक ट्रैक पकड़ लें और अपने पढ़ने लिखने के मॉडल को भी हम लोग क्या कर लें। कोई बताएगा? हाँ पीछे। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। और अब देखिए सोचना है, हाँ खड़े हो जाइए आप। चलिए वेरी गुड। बस अभी देखिए अभी पढ़ाया तो कुछ नहीं है, टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है, बट हमें क्या है कि हम क्या सोच पा रहे हैं, आइडिया क्रिएट, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करें। यहाँ मतलब नहीं है, कुछ लोग पहले से पढ़ रहे होंगे तो जाहिर बात है आपसे बेहतर कर लेंगे, पर आप भी उस दिशा में सोचना शुरू करें, तब समझिए बात हो गया। कोई टेस्ट थोड़ी हो रहा है। देखिए अगर आप सब कुछ जानते तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं। हम तो चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट हो, आप ज्यादा से ज्यादा पूछें, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, केवल वन वे कम्युनिकेशन ना हो कि हम पढ़ाएं और आप केवल पढ़ने की कोशिश करें, ये नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप याद रखिएगा फ्यूचर में फॉरेन पॉलिसी बनाने में एक मेजर प्लेयर के रूप में क्या होंगे, इन्वॉल्व। तो आपके सोचने की क्षमता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हाँ भाई, अब मैं समराइज्ड वे में बता दे रहा हूं, देखिए कैसे क्या मामला। ये इंडिया है, यहां आपने देखा अगर मैप याद होगा, यहां पर गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज ही सबसे ज्यादा एनर्जी के क्या हैं, प्रोड्यूसर। और दुनिया में डेवलपमेंट करना है तो एनर्जी की नीड बहुत ही क्या है, अभी तक ये गल्फ कंट्रीज से जो एनर्जी पेट्रोलियम निकलता था वो अरब सी होकर ऐसे करके कहां पहुंचता था, चाइना। तो इंडियन ओशन में सबसे स्ट्रांग पोजीशन किसकी है, इंडिया की। देखिए अगर भारत हिंद महासागर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, इंडिया। ऊपर इंडिया है और यहां एक आइलैंड है, उसका नाम है दियागो गार्सिया, यहां यूएसए है, और रास्ता चाइना का बीच से क्या होता है। आपने सुना होगा अखबारों में कि इंडिया और अमेरिका के बीच में अलायंस लगातार क्या होता जा रहा है, मजबूत, और दोनों कहीं ना कहीं चाइना को थ्रेट के रूप में क्या करते हैं। कभी ऐसा हो कि भारत चीन के बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हो और उसके कारण इंडिया और अमेरिका मिलकर इस रूट को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो चाइना को एनर्जी की सप्लाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और अगर चाइना को एनर्जी की सप्लाई बंद हो जाएगी तो चाइना तो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाइना के पॉलिसी मेकर होते तो आप क्या करते, दो काम करते।
एक तो इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को क्या करते, बढ़ाते, अपनी नेवी की प्रेजेंस को क्या करते, बढ़ाते, कि इस तरह की सिचुएशन को काउंटर बैलेंस किया जाए। और दूसरा, अल्टरनेटिव रूट खोजते जिससे कि इस रूट से आना जाना उनका क्या हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इंडिया के दुश्मन थे, दुश्मन मतलब जिनसे इंडिया बनती नहीं, कौन कौन, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, सभी के साथ उन्होंने अपना मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया। और एक रूट उन्हें गल्फ से बाहर निकलते ही वहां का एक पोर्ट है ग्वादर, वहां से उन्होंने ऊपर ऊपर एक लैंड रूट क्या कर दिया, बना। तो इससे यहां से तेल निकलेगा और यहीं से तुरंत कहां पहुंच जाएगा, लैंड रूट से कहां पहुंच जाएगा, पाकिस्तान होकर चाइना और इंडियन ओशन में आने की जरूरत। पर इससे प्रॉब्लम क्या है, ये रूट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है और ये इंडिया पाकिस्तान में विवाद का क्या है, कारण। तो वो कहता है कि इंडिया से तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, तुम्हारा ट्रेड बढ़ेगा। अगर इंडिया इसमें शामिल हो जाएगा तो इसका मतलब इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का क्या है, हिस्सा। और अगर हम दो देशों के एग्रीमेंट पे हम भी शामिल हो रहे हैं तो उस एग्रीमेंट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। भारत ने साफ साफ क्या कर दिया, मना। लेकिन इससे खतरा क्या हो गया, चीन पाकिस्तान की सेनाओं का मूवमेंट हमारे ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा, और हमारी मिलिटेंसी की प्रॉब्लम कश्मीर में और क्या होगी। तो इंडिया के पास विकल्प क्या था, इस मिलिटेंसी को रोकने के लिए, और उसके लिए विकल्प क्या है। एक विकल्प तो ये है जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिप्लोमेसी। वॉर तो विकल्प कभी नहीं रहता। पॉजिटिव मतलब है उनके साथ हम संबंध को क्या करें, बेहतर करने की कोशिश करें। वो हम करके देख चुके हैं, आज तक सफल नहीं। तो एक नेगेटिव डिप्लोमेसी। नेगेटिव डिप्लोमेसी क्या है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान इलाके में जैसे इंडिया में कश्मीर के लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है। और इंडिया अगर इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दे तो टिट फॉर क्या हो जाएगा, टैट, और वहां पर प्रॉब्लम बलूचिस्तान की और भी क्या होगी। तो जो वो कश्मीर में कर रहा है वही काम हम कहां कर दें, बलूचिस्तान में। उसके लिए जरूरी क्या है कि अफगानिस्तान में भारत का बेस कमजोर होना चाहिए कि स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग। और वो कैसे बनेगा, जब हम उनको सहायता ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, देंगे। तो हम सलमा डैम बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कई तरह की एक्टिविटीज पर क्या करेंगे हम शामिल। इससे इंडिया को एक और फायदा भी है। इंडिया चाहता है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान सुना होगा, कजाकिस्तान, इस तरह के देश। इंडिया चाहता है यहां तक हमारी एक्सेस हो, क्योंकि वहां ऑयल वायल बहुत है, गैस ऑयल मार्केट बहुत है। पाकिस्तान कहता हम रास्ता ही नहीं देंगे जाने। तो इंडिया कहता हम रास्ता पहले अरेबियन सी से कहां बनाएंगे, ईरान, ईरान से कहां बनाएंगे, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से कहां बनाएंगे, वहां। तो इंडिया ने क्या साइन किया, देखिए, 3 देशों के बीच में रोड को बनाने का क्या किया है, यानी कनेक्टिंग वे में अगर हम चीजों को जोड़ेंगे तब जाकर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व। मतलब क्या है कि हम नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन न समझें, हम केवल बुक ना पढ़ें, हम बुक पढ़ने से उनके अंदर की चीजें जो अलग अलग दिखाई दे रही हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की क्या करें। और जब तक ये कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो कोचिंग में जब आप आएंगे, आप क्लास करिएगा, देखिएगा मंडे से प्रॉपर आईआर की जब क्लास शुरू होगी तो शुरू में 5-7 दिन हम आपको यही बताएंगे कि आप सोचना शुरू करो। पढ़ाना तो हम बहुत आसानी से चीजों करा लें, पर आपके दिमाग में वो आइडिया जनरेट हो, वो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आइडिया जनरेट नहीं होगा तो देखिएगा कोई फायदा होने वाला। तो दूसरा काम हमको ये समझना है कि नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन। अभी और भी कई प्रश्न हैं और फिर वो आइडिया वो हम लोग कल बात करेंगे। पर जाने से पहले एक आईएएस अधिकारी, मैंने कहा था ना कि सिविल सर्विसेज करियर है, ड्रीम जॉब है। सिविल सर्विसेज केवल नौकरी नहीं है। उसका एग्जाम्पल दिखाते हैं 2007 बैच के अधिकारी प्रशांत नायर, जरा मैप
दिखाइएगा। प्रशांत नायर का एक ऑपरेशन सुलेमान है। जरा देखिए, एक आईएएस अधिकारी कितने लोगों के सपनों को, जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। काम करना चाहे तो वो अकेला चाहे तो ढेर सारे लाइफ में आपके चेंजेस ला सकता है। और हमने कहा था कि लोगों की आंखों में अपने लिए उम्मीद देखना, आशा देखना, यही आपके होने का एहसास है। जरा देखिएगा, ये एबीपी न्यूज का वो है। और अब बात एक ऐसे कलेक्टर की जिसकी चर्चा केरल में हर तरफ हो रही है। केरल के कोझिकोड के कलेक्टर प्रशांत नायर अपनी अनोखी योजनाओं के कारण लोगों में खासे मशहूर हो चुके हैं। उनकी कई योजनाओं में से सबसे ज्यादा चर्चित है गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए ऑपरेशन सुलेमान। ये तस्वीर है केरल के कोझिकोड के एक सरकारी दफ्तर की। इस दफ्तर में खास तरह के कूपन मिलते हैं। यहाँ आने वाले लोग इस कूपन को लेकर कोझिकोड के किसी भी होटल में जाकर खाना खा सकते हैं। कूपन देने के बाद उन्हें खाने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। कोझिकोड में इस योजना की शुरुआत उन लोगों के लिए हुई है जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे लोग भूखे ना रहें, इसी मकसद से कोझिकोड के कलेक्टर प्रशांत नायर ने ऑपरेशन सुलेमानी नाम से इस योजना की शुरुआत की। It's not a benevolent act. This is food with dignity. We don't want to make people to stand in a queue and beg for food. We don't want people to expose their poverty or their helplessness. With dignity, the community takes care of itself. That's the whole idea. प्रशांत नायर अपने काम और खास योजनाओं की वजह से कोझिकोड के सबसे चर्चित कलेक्टर बन गए हैं। प्रशांत नायर के ऑपरेशन सुलेमानी का मकसद है कि जिले में किसी को भी भूखमरी का शिकार न होना पड़े। जिसे भी भूख लगती है वो किसी भी नजदीकी सरकारी दफ्तर जाकर टोकन ले सकता है और फिर उसे दिखाकर होटल में खाना खा सकता है। कोझिकोड के कलेक्टर की पहल ऑपरेशन सुलेमानी के तहत कईयों को हर दिन खाना खिलाया जाता है। टोकन हमने भी यहाँ पर दे दिया है, उसके बदले हमें ये खाना दिया गया है और जो भी टोकन लेकर किसी भी होटल में जाता है उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होता है जैसा कि किसी और कस्टमर के साथ। कलेक्टर प्रशांत नायर की योजना को होटल मालिकों से लेकर युवाओं और आम लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमें ऐसा अच्छी कलेक्टर मिला, बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि हम आजकल की यंगस्टर की मोटिवेशन है वो हमें सब टाइम मोटिवेट करते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए सब टाइम वो हमें मोटिवेट करते हैं। इसीलिए हमें मोटिवेशन मिलते हैं, हमारी मर्जी से हम ये सब कुछ करते हैं। खाना खिलाने के बदले में मिले कूपनों को होटल मालिक महीने के अंत में कलेक्टर कार्यालय में जमा कर देते हैं और उनको उसका पैसा मिल जाता है। लोगों की भूख मिटाने की कलेक्टर प्रशांत राय की इस खास योजना के लिए पैसे का इंतजाम भी आम लोगों की मदद से ही किया जा रहा है। When someone goes to a restaurant and has food, after settling the bill, it's like a ritual that you put some amount into the Suleimani box as well. Because the concept is today you have money, you are able to feed yourself. Tomorrow when I don't have money with me, I'll be able to avail this facility. So you're just contributing to the system, you're contributing to that cushion that takes care of you. ऑपरेशन सुलेमानी दरअसल एक मलयालम फिल्म से प्रेरित कॉन्सेप्ट है जिसमें जिला कलेक्टर और उनकी टीम ये सुनिश्चित करती है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इतना ही नहीं, कई अलग अलग पहल भी है जिसके जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जिले को किस तरह से और भी ज्यादा बेहतरीन बनाया जाए। कुछ समय पहले जिले में काफी वक्त से गंदी पड़ी एक झील की सफाई के लिए कलेक्टर प्रशांत नायर ने एक अनोखा ऑफर दिया। उन्होंने आम लोगों को झील की सफाई में हाथ बटाने के लिए कहा, जिसके बदले में उन्होंने सब लोगों को बिरयानी खिलाने का वादा किया। इसके बाद करीब 750 लोग जुट गए और देखते ही देखते झील साफ हो गई। देखिए, मैंने क्या कहा था, शब्द पे ध्यान दीजिए, फूड विद डिग्निटी। खाना देना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ के डीएम साहब भी देते हैं खाना, पर ये मान के देते हैं कि ये गरीब को खाना खिला। पर एक गरीब जाके होटल में अपनी इच्छा से टेबल पे बैठ के ऑर्डर दे सके, ऑर्डर दे के अपनी इच्छा अनुसार खाना मंगा सके, तब वे मानेंगे कि उसको बराबरी का अधिकार मिला है, उसे वो सम्मान मिला है समाज में, जिस सम्मान का वो क्या है, अधिकार। यानी कॉन्सेप्ट है नॉट फूड बट फूड विद डिग्निटी। एक अधिकारी चाहे तो अगर करना चाहे तो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते।
ये काम आप MBA करके 1 करोड़ का पैकेज लेके भी ये काम जीवन में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे, आगे की बात करेंगे, मिसकंसेप्शन और फिर सिलेबस। कल जरा सिलेबस लेके आइएगा IAS का। क्या हम कभी जानते हैं हिस्ट्री क्यों लिखा है? एक IAS अधिकारी को हिस्ट्री पढ़कर क्या फायदा मिलेगा? एक आदमी को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटी क्यों पढ़ाया जाता है? तो साइट आपकी है, मैं लिख दे रहा हूं, upsc.gov.in, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, upsc.gov.in। सिलेबस दे भी दिया गया है आपको, नहीं तो वहां भी देख लीजिएगा, सिलेबस आपको शायद मिल भी गया है। कल आइएगा तो कल हम लोग सिलेबस समझेंगे और रोड मैप समझेंगे। आज से 1 साल तक हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से अपने लक्ष्य की तरफ क्या करना है, बढ़ना है। धन्यवाद भाई, थैंक यू।